तो पहले बात तो सभी को फिर से बहुत बढ़िया शुभ प्रभात बोल सकता हूँ। संडे है, सुबह का 10 बजे का समय है। काफी लोगों को हो सकता है ज्वाइन करने में समय लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम रिकॉर्डिंग सबको भेजेंगे ही। इस ये जो पूरा पोर्टफोलियो बनाया था, मैं एक बार वापस आपको रिवाइज कर देता हूँ। पिछले लगभग लगभग साल भर से, जैसे ये साल सवा साल से कोरोना का जो इशू आया, उसके बाद से मार्केट में काफी उथल पुथल थी। मार्च में एकदम लोएस्ट पॉइंट लेने के बाद में मार्केट ने काफी रिकवरी दी है। अभी हम हमारे लाइफ टाइम हाई के पास में हैं। लाइफ टाइम हाई कंटिन्यूसली ब्रेक कर रहे हैं। नॉट ओनली हमारा मार्केट, पूरे विश्व में जो भी बड़े मार्केट है लगभग सभी अपने लाइफ टाइम हाई के पास में चल रहे हैं। ऐसे पीरियड में फिर जब बढ़ने लगता है तो लोगों को डर भी लगने लगता है कि भाई अभी मार्केट में करेक्शन आएगा, और ये ऐसी चर्चाएं होती रहती है। और मैंने लास्ट टाइम भी अपने प्रेजेंटेशन में बोला है कि मार्केट में करेक्शन नहीं आएगा ऐसे तो कोई भी नहीं बोल सकता। करेक्शन तो एक पार्ट एंड पार्सल है, लेकिन मेजर ट्रेंड क्या है ये हमको समझना जरूरी है। करेक्शन हमेशा आते रहेंगे, और करेक्शन मार्केट के लिए हमेशा अच्छे ही होते हैं। तो वो करेक्शन के लिए, वो करेक्शन क्या होगा, 2%, 5%, 10% है तो उसको हम करेक्शन बोलते हैं। अगर वो 20% से ज्यादा है तो वो हम उसको ट्रेंड चेंज बोलते हैं। तो मेन ये समझना जरूरी है। जनरली जो ट्रेंड होते हैं, तीन तरह के ट्रेंड है: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और एक कंसोलिडेशन फेज जिसको बोलते हैं, जब हम किसी एक रेंज में चलते हैं। अभी हम वेरी वेरी हाई अप ट्रेंड में है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना। जब भी हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, किसी को भी डाउट है तो हम उसको डाउट को क्लियर करेंगे। अभी हम एक वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड की शुरुआत में है, हम फाइनल स्टेज में नहीं है। ये नए अप ट्रेंड की शुरुआत ही है, हम बिल्कुल बिगनिंग प्रोसेस में हैं। और जनरली जो हमारा अनुभव है, जिन जो पुराने लोग हैं आप भी जानते होंगे, और टेक्निकली हमने भी देखा है कि जनरली कोई भी ट्रेंड जब चालू होता है तो वो 3 से 5 साल तक चलता है। तो अगर हम 1 साल का भी अगर हमारा पिछला हिसाब लगाए तो भी हम जस्ट पहला ही साल चल रहा है अभी, और हम कम से कम 2 से 4 साल तक अप ट्रेंड में रहेंगे, ऐसी पूरी पूरी उम्मीद है, अनलेस कोई एक मेजर कोई रीजन आ जाए। तो फर्स्ट ये चीज हमारे को समझना और कन्विंस होना बहुत जरूरी है कि वी आर इन अप ट्रेंड। ये एक बार हमारे समझ में आ गया, फिर आगे की बात शुरू होती है कि अप ट्रेंड है तो अभी हमको क्या करना है। तो उस समय ये विषय आया कि अलग अलग तरह के पोर्टफोलियो होते हैं, कुछ एग्रेसिव पोर्टफोलियो होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। लेकिन अब जो पैसा आ रहा है, हमने पिछले साल भर में देखा, मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि हमारा जो क्लाइंट बेस है 3 टाइम्स बड़ा है पिछले सवा साल, मतलब 14 महीने में 3 टाइम्स ग्रोथ इन क्लाइंट्स, एंड बिजनेस हैज ग्रोन 4 टाइम्स। और यहाँ से अगर आपने, मैं लास्ट टाइम में मैंने वो आईसीआईसी सिक्योरिटीज की जब बात की थी, हमारा उम्मीद है कि आने वाले 10 से 15 वर्षों में, 20 वर्षों में, ये टोटल जो शेयर मार्केट का बिजनेस है ये 50 to 100 टाइम्स इंक्रीज होगा। 100 टाइम्स, नॉट परसेंट। तो ये इसका मतलब क्या है कि आने वाले समय में पैसे का फ्लो बहुत आएगा, और ये ट्रेंड चलता रहेगा, ऐसा ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। तो जब नया जो जो लोग आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको जो शेयर मार्केट से डरते थे, जिनको शेयर मार्केट की जानकारी नहीं थी, जिनको ऐसा बताया गया था, या लोगों से ऐसा उन्होंने सुना था कि शेयर मार्केट में हमेशा नुकसान होता है, उसमें बहुत रिस्क होता है। तो ऐसे जो लोग थे, जो शेयर मार्केट से बहुत दूर रहते थे या म्यूचुअल फंड से दूर रहते थे, ऐसे नए लोग अभी शेयर मार्केट में आ रहे हैं। और इनमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो कंजर्वेटिव है, जो ट्रेडिंग के बजाय इन्वेस्टमेंट में ज्यादा उनको इंटरेस्ट है, फोकस है। और वो चाह रहे हैं कि भाई 5 साल, क्योंकि उनको आदत भी वही है, 8 साल में एफडी में 8 साल या 7.5 साल में पैसे डबल होना, बाद में अभी आज तो 7 साल में भी नहीं होता है। तो इस प्रकार की आदत वाले लोग हैं। तो ये लोग ट्रेडिंग के बजाय लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इंटरेस्टेड है। तो हमारे को काफी लोगों से, जो नए हमारे क्लाइंट आ रहे थे, उनका बार बार बोलना था कि हमें ऐसा पोर्टफोलियो बना के दीजिए जो हम लंबे समय के लिए रख सकते हैं, और वो एक रेगुलर अच्छा रिटर्न दे सके। तो पिछले लगभग साल भर से मैंने बताया 850 शेयर्स हम ट्रैक करते हैं, उसको धीरे धीरे उसको हम लाते लाते, हमने पहले 80 स्टॉक का एक लिस्ट बनाया था, उसके बाद में 40 स्टॉक का बनाया। लेकिन चूंकि हमारा हमेशा से बोलना है कि भाई हमारे पोर्टफोलियो में 20 से स्टॉक ज्यादा नहीं रखना है, तो बहुत कस के फिर हमने लास्ट फाइनली 30 स्टॉक पे हम आए हैं, और ये पोर्टफोलियो बना है।
अगेन टू बी वेरी वेरी क्लियर, ये पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। शॉर्ट टर्म रिटर्न दे रहा है, अभी भी अच्छा रिटर्न है। अभी हम मैंने तने को बोला है, रिक्वेस्ट किया है कि वो हो सके तो 25 दिन का रिटर्न बताए हमारे को, लेकिन फिर भी ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। ये पोर्टफोलियो आपको ऑन एन एवरेज कम से कम 5 साल अगर आप पैसा रख रहे हैं तो ही ये पोर्टफोलियो में जाना चाहिए। अदरवाइज इसमें से कुछ ऐसे स्टॉक है जो आप बहुत लंबे समय के लिए ही आपको रखना चाहिए। कई बार स्टैग्नेशन पीरियड आएगा और वो ऐसा भी हो सकता है कि काफी लंबे पीरियड तक आपको कोई रिटर्न ना मिले और अचानक फिर वो बढ़ना शुरू होगा। तो ये एक मेन बेसिक उसका डिफरेंस है। सेकंड चीज है कि जो अभी जैसे अभी आज हमने अभी मैं बता दूं कि आज हम क्या कर रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। हम पूरे जो रिमेनिंग 18 स्टॉक है वो आपको सब हम नाम आपके बता के पोर्टफोलियो आपके सामने रख रहे हैं, और फिर हम धीरे धीरे उस पर डिस्कस करेंगे। आज कुछ स्टॉक्स पे करेंगे, आगे भी करेंगे। उसका कारण यह है कि बहुत सारे हमारे जो इन्वेस्टर्स है उनका बार बार हमें रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक बार हमको पूरा पोर्टफोलियो दे दीजिए ताकि हम हमारा प्लानिंग कर सके। मैंने आपको कल भी बताया कि हमारे पास हमारे ब्रांच में हमने लगभग 4 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट इस पोर्टफोलियो में पिछले 15-20 दिन में किया है। तो और भी कई लोगों ने अपने अपने जगह पे किया है। तो इसलिए हम आज पूरे 18 स्टॉक, आप जो रिमेनिंग 18 स्टॉक्स आपके सामने रखेंगे, पूरे 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो आपके सामने आ जाएगा। यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट, यू कैन स्टार्ट योर प्लानिंग। लास्ट टाइम भी मैंने बताया कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं मुझे पूरे 30 में नहीं जाना है, तो वो 20 उसमें से 10 शॉर्टिंग करके 20 स्टॉक ले सकता है। कोई कोई है कि नहीं भाई मुझे तो 10 पे रहना है, तो हम उसको 10 में भी करने में उनको हेल्प करेंगे। तो लेकिन उसमें 10 में लेने के टाइम पे भी हमने को अलग अलग सेक्टर्स लेने हैं। तो इस प्रकार से आज हम उसको पूरा करेंगे। तो दिस टोटल पोर्टफोलियो आइदर 20 स्टॉक, 30 स्टॉक्स या जो भी है, आपको मिनिमम नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए रखना है मिनिमम। उसके बाद में अगर आप चाहे तो उसको बहुत लंबे पीरियड के लिए भी रख सकते हैं। जहां तक हमारा स्टडी है इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं आएगा। फिर भी हम हर 15 दिन में हमारा रिव्यू इस पूरे पोर्टफोलियो में करते रहेंगे, ताकि अगर कोई अगर किसी स्टॉक में प्रॉब्लम है या कोई बहुत ज्यादा एकदम से तेजी से बढ़ गया है और हमें लगता है कि अब स्टैग्नेशन पीरियड आएगा, तो मे बी हम उसमें से कुछ एक आधा स्टॉक इधर उधर कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि आपको आने वाले कई वर्षों तक ये इस पोर्टफोलियो में कोई मेजर चेंज करना होगा। सो दिस इज द बेस। सो विल स्टार्ट विद द नेम। आज हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं कंपनी का नाम, जो भी स्टॉक का नाम और थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ उसका उसका लास्ट 5 इयर्स का CAGR जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके बेसिस पे ये पोर्टफोलियो बना है, उस पे हम डिस्कस करेंगे। एंड आई विल कंप्लीट 18 स्टॉक्स, या हम 6 स्टॉक लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और फिर आगे अगला 6 लेते हैं, ताकि थोड़ा सा हम लोग आपके मन में अगर कोई डाउट्स है या कुछ आपके इनपुट्स है तो हम ले सकें। सो विल स्टार्ट विद फर्स्ट 6 स्टॉक्स। तो जो हमारा लिस्ट है, मैं नीचे से चल रहा हूँ जहाँ पे लोएस्ट CAGR है। तो लास्ट टाइम मैं आपको सिर्फ रिमाइंड कर देता हूँ, हमने जो पीछे जो 12 स्टॉक लिए थे उसमें बजाज फाइनेंस, देन रिलायंस इंडस्ट्रीज, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट, इंफोसिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये पहले 2 प्रेजेंटेशन में 6 स्टॉक लिए थे। अगले थर्ड प्रेजेंटेशन में ICICI GI, मेनली हमने इंश्योरेंस कंपनियां लिया था, HDFC लाइफ, ICICI प्रू, SBI लाइफ, ICICI सिक्योरिटीज जो शेयर मार्केट से रिलेटेड है, और IRCTC ये रेलवे की मोनोपोली कंपनी है। तो इस प्रकार के 12 स्टॉक्स आपके सामने रखे थे। तो नेक्स्ट 6 स्टॉक्स आई एम प्रेजेंटिंग। उसके बाद में हम पूरा, जब आपके पास 30 स्टॉक आ जाएगा तो हम पूरे पोर्टफोलियो को भी आपके सामने रखेंगे। सो द 13th वन एंड द फर्स्ट वन फॉर टुडे इज एक्सिस बैंक। तो इसमें से बहुत सारे, मैं फिर से बता दूं, बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके पास होंगे। वी कैन स्टार्ट द चैट आल्सो, ताकि मुझे भी पता चल सके कि किस प्रकार से आपके पास है, तो आप बताते रहिए। सो एक्सिस बैंक अगेन हमारा फेवरेट है, अच्छा रिजल्ट दिया है। प्राइवेट बैंक में जो टॉप के 3 बैंक्स हैं, ICICI, एक्सिस और HDFC, इसमें ये आता है। और हमने, क्योंकि वी आर वेरी वेरी बुलिश ऑन बैंकिंग, तो हमने इसमें से तीनों भी स्टॉक लिए हैं बिल्कुल। फोर्थ अगेन कोटक भी हमने लिया है। एक्चुअल में कोटक हम अवॉइड कर रहे थे, लेकिन चूंकि बैंक में हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और मैंने लास्ट टाइम बताया था PSU बैंक में हम सिर्फ स्टेट बैंक के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो प्राइवेट बैंक हमने ज्यादा लिए हैं। सो एक्सिस बैंक
देयर इज आप जिस दिन के पास है आप यस नो कर कीजिए, ताकि एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा पता चल सके। ज्यादातर लोगों के पास होना चाहिए ऐसा मैं समझता हूँ कि बिकॉज इट वाज वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स ऑफ नॉट ओनली मोतीलाल बट इन जनरल मार्केट पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म तो किया ही है। CAGR के हिसाब से देखेंगे तो पिछले 10-5 साल का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा नहीं है, अराउंड 11% CAGR है। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट 5 इयर्स का अगर हम एवरेज निकाल रहे हैं तो ये CAGR भी बढ़ेगा, और हमारा जो पूरा पोर्टफोलियो है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल एक्सिस बैंक रहेगा उसमें। सेकेंड स्टॉक इज MFSL, दैट इज मैक्स फाइनेंशियल। अगेन फाइनेंशियल के ऊपर हमारा फोकस तो है, और लास्ट टाइम हमने इंश्योरेंस कंपनी लिया था। मैक्स फाइनेंशियल मेनली इंश्योरेंस से ही है, क्योंकि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की जो होल्डिंग कंपनी है, तो मैक्स फाइनेंशियल में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम इंश्योरेंस सेक्टर में ही अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो अगेन 12-13% के करीब CAGR है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी में नेक्स्ट कुछ सालों में, जैसा लास्ट टाइम में मैं बताया था कि एवरी 2 इयर्स, एवरी 1.5 इयर्स पैसा डबल होने के चांसेस दिख रहे हैं हमको। तो उस बेसिस पे मैक्स फाइनेंशियल हमारे इस पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। सो एक्सिस का कुछ लोगों का आया है, कृष्ण मोहन जी यू हैव 200, गुड, तेजवेंद्र जी के पास नहीं है, कुशल के पास है, सुनील जी के पास है। ओके, जिनके पास मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि हमारा जब पोर्टफोलियो देखते हैं हमारे पास लगभग 75% लोगों के पास एक्सिस बैंक हमने भी दिलाया है और लोगों ने लिया है। ओके, सो सेकंड इज मैक्स फाइनेंशियल, बहुत लोगों के पास नहीं होगा, लेकिन या इंश्योरेंस कंपनी में जिस प्रकार का हमारा, अगर हम पूरे 30 स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो मैक्स फाइनेंशियल लेना ही चाहिए। अगर 30 स्टॉक में नहीं जाते हैं, 20 में जाते हैं, तो मैक्स फाइनेंशियल हम छोड़ देंगे, बाकी जो इंश्योरेंस कंपनियां थी उस पर हम लोग फोकस करेंगे। देन अगेन वी हैव HDFC लिमिटेड। सो HDFC लिमिटेड आप सभी को पता है कि पिछले कुछ वर्षों में निश्चित रूप से उसका जो रिजल्ट है या रिटर्न्स है वो कम है। CAGR इज अराउंड 15% फॉर लास्ट 5 इयर्स। सो 15% पिछले 5 साल का है, लेकिन दैट इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। HDFC आप सभी को मालूम है कि एकदम जबरदस्त ग्रुप है। हम तो HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक दोनों पे ही बुलिश है। इनके पोर्टफोलियो में इतने ज्यादा वैरायटी ऑफ बिजनेसेस हैं कि ये हमारे मतलब इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एसेट हम जिसको बोल सकते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बड़े इन्वेस्टर का, किसी भी बड़े इंश्योरेंस कंपनी का या कोई FIS का पोर्टफोलियो बिना HDFC के पूरा होता है। सो HDFC, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मे बी हैविंग, थोड़ा सा आप लिखिए, मैसेज डालिए तो मुझे जरा अच्छा लगेगा। चैट पे आप डालेंगे तो एटलीस्ट आई विल नो कि आप लोग एक्टिवली सुन रहे हैं इसको। यस नो, इतना एक सेकंड लगता है सिर्फ। यस नो, यस नो, यस नो, यस, कुछ तो डालिए तो एटलीस्ट आई कैन नो यू आर विद मी। नो, कृष्ण मोहन नो, अशोक पाटिल नो, काफी लोग यस कृष्ण मोहन जी के पास है बोल रहे हैं। ओके, सो मैक्सिमम लोगों के पास होना चाहिए ऐसा मैं समझ रहा हूँ, और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू शुड हैव। लास्ट 5 इयर्स का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन आगे के समय में ये हमको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। सो 1 2 3, हाँ, फोर्थ वन इज कोटक बैंक। जैसा मैंने बताया कि प्राइवेट बैंक में हम पहले 3 जो है ICICI, HDFC और एक्सिस, ये 3 को हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखते ही है। लेकिन चूंकि वी वर वेरी मोर बुलिश ऑन बैंकिंग सेक्टर आने वाले समय में, सो ये फोर्थ वन भी ऐड हो गया है कोटक बैंक। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में अगर हम कोई मेजर जब चेंज करेंगे, कोई अच्छा स्टॉक हमारे सामने आएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि कोटक बैंक से निकल के हम वो पैसा और कहीं इन्वेस्ट करें। लेकिन आज के पोर्टफोलियो में वी हैव कोटक बैंक। लास्ट 5 इयर्स का एवरेज CAGR 20% है, अच्छा CAGR है, इसलिए उसमें कुछ वैसे भी डरने की बात नहीं है। लेकिन हम आगे रिव्यू जब भी करेंगे तो बैंकिंग में अगर एक स्टॉक कम करना है तो विल एग्जिट कोटक बैंक। हाँ, सेकंड सिक्स्थ वन ऑफ दिस सीरीज इज विप्रो। सो IT में हमने लास्ट टाइम हमने देखा था, इन्फोसिस पे हमने बात की थी, और इन्फोसिस ने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है। सेम इज द केस विद विप्रो। अभी पिछले कुछ वर्षों में हो सकता है कि बहुत 20% अभी भी एवरेज रिटर्न है, लेकिन आपको पता होगा कि जब ये लिस्टिंग हुई थी और जब एक जो IT बूम आया था, उस पीरियड में विप्रो ने
सब्सटेंशियल रिटर्न दिया था। आपने बहुत सारे किस्से भी सुने होंगे, बहुत सारे मैसेजेस भी पढ़े होंगे कि किस प्रकार से विप्रो कई गुना, मतलब उसने बोनस दिए हैं और जिस प्रकार का रिटर्न दिया है दैट वाज सब्सटेंशियल। मतलब लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए विप्रो विप्रो में। उनके उनके जो स्टाफ मेंबर्स ऐसे जो हम पढ़ते हैं कि जिनको कुछ स्टॉक्स मिले थे वही करोड़पति हो गए सारे। तो इस प्रकार का ये है। एंड वी आर not very bullish, but we are bullish on IT sector. So Wipro will be one of the good stocks in our portfolio. प्रीति जी ने लिखा है प्लीज रिपीट फर्स्ट 5। ओके, फाइनली हम सबका नाम लेंगे और आपको इसका रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, सो डोंट वरी। सो दीज आर द 6 स्टॉक्स, फर्स्ट 6 स्टॉक्स: एक्सिस बैंक, मैक्स फाइनेंशियल, HDFC लिमिटेड, कोटक बैंक एंड विप्रो। 5 ही हुए शायद। ओके, एंड वी हैव HUL। अगेन HUL इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनी ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान यूनिलीवर आप सभी जानते हैं कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हाउस FMCG में है, रेगुलर यूज करने वाले प्रोडक्ट्स हैं। और दिस इज अगेन वन ऑफ द मोनोपोली कंपनी। इस कंपनी के पास में मैक्सिमम जो उनके सेक्टर्स है उसमें मोनोपोली बिजनेस था, तो इसलिए और CAGR इज ऑल्सो अगेन राइट। पिछले 5 साल का जो CAGR हमने निकाला अराउंड 22% है। तो हमारे इस पूरे पोर्टफोलियो में बिल्कुल फिट बैठता है ये स्टॉक। सो द 6 स्टॉक फॉर टुडे इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। सो कृष्ण मोहन जी ने बिल्कुल सही ढंग से यहाँ पे दिया है, एक्सिस, मैक्स, HDFC लिमिटेड, कोटक, विप्रो एंड द 6th वन इज हिंदुस्तान लीवर। सो पहले 6 हमने दे दिए हैं आपको। इस 6 में अगर किसी को कुछ डाउट है या किसी को कुछ बोलना हो तो यू कैन raise your hand or you can write on the chat. Then I will unmute you. We'll just discuss for a few minutes. Then we'll go for the remaining 12 stocks. किसी के पास है, किसी को कोई अच्छा अनुभव है, बुरा है, you have any doubt? Krishna Mohan ji, yeah, only worried about Kotak Bank. I already said कि Kotak Bank, it's not worry actually. लेकिन जब हमारे पास अच्छे ऑप्शन रहते हैं तो हम जो सबसे लोवेस्ट है उसको अवॉइड करते हैं। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर कोई भी हमारे पास एक अच्छा स्टॉक जब भी हम आइडेंटिफाई करेंगे तो उस समय हम कोटक से एग्जिट करके हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। एनीवन एल्स? कोई भी किसी जितना आप मेरे से चैटिंग करेंगे, जितना आप मुझसे बात करेंगे, उतना आपके लिए भी और सभी के लिए इजी होगा। हम खुले दिल से जो भी आपके मन में डाउट है, कुछ भी है, तो आप प्लीज बताइए, तो इजी होगा। मतलब आप भी समझ पाएंगे। कोई चीज आपके मन में रह जाए, आप उसको अगर आप डाउट क्लियर नहीं करते तो आपको इन्वेस्ट करने में या आगे डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आएगा। ऑल सेटिस्फाइड है कोई? एनी हैंड रेज तने? नो हैंड रेज सो फार। ओके, चलो मैं समझ रहा हूँ कि देयर इज अ क्वेश्चन। या बोलिए ना। IDFC be better than Max Financial? which one? IDFC। ओके। IDFC छोटा है, इसके लिए हमने उसको हमारे इसमें नहीं लिया है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि हम ICICI बैंक इज कमिंग। ICICI बैंक हमारे पोर्टफोलियो, मैंने जैसे पहले बताया कि आपको हमने कोशिश करके लार्ज कैप इसमें लिए इस पोर्टफोलियो में, इसलिए IDFC नहीं आया। IDFC इज गुड। इन स्टॉक्स में लमसम करना चाहिए या SIP? हाँ, नहीं, आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड लास्ट टाइम। आई अगेन आंसर इज, आपको जब भी फर्स्ट थिंग इज, आप ये पोर्टफोलियो क्या है आप समझ लीजिए। आप हमने ऑलरेडी आपको बोल दिया है कि ये पोर्टफोलियो लॉन्ग पीरियड के लिए है, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years विथ सम मेजर माइनर चेंजेस। ठीक है, अगर आपके पास जब भी पैसा होगा और वो पैसा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहते हैं तो उस समय आपको ये पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना है। आज आपके पास लमसम है तो आप लमसम में डाल रहे हैं, डालना ही चाहिए। अगर जैसा 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद फिर से आपके पास कुछ 10,000, 20,000, 50,000 कोई अगर अमाउंट आता है तो आप इसमें डिवाइड करके डाल सकते हैं। सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ। You can invest lump sum, you can invest in SIP form. There is no worry at all. This will grow gradually, it will grow, and आपको एक पीरियड के बाद में इतना बड़ा अमाउंट दिखेगा कि आपको सच में लगेगा कि हाँ क्या बढ़िया पोर्टफोलियो है ये। So both ways you can invest.
कुछ लोगों को इंडिविजुअल शेयर्स के CAGR चाहिए थे, तो वो हम सेशन के एंड में दे देंगे। हम ये शीट आपको भेज रहे हैं, 30 स्टॉक का जो शीट है वो हम आपको भेजेंगे ही, तो एटलीस्ट यू विल नो ऑल CAGR एंड दिस इज द कैलकुलेशन अप टू 31st ऑफ मई। तो एक महीने पहले जब भी हमने ये पोर्टफोलियो पूरा फाइनल करके डिजाइन किया था, उस समय का वो पोर्टफोलियो CAGR है। और मेन बेसिस मैंने आपको बताया कि जब 30 ये पूरे 30 स्टॉक का CAGR का आप एवरेज निकालेंगे तो दैट इज अराउंड 26%। सो मेन फोकस इज कि 20% से ज्यादा अगर हमको रिटर्न हम ले सकते हैं, लेना है हमको, तो उसके लिए ये पोर्टफोलियो बनाया है। एक हैंड रेज है फ्रॉम क्या अमय बोलिए? कुलकर्णी। यस यस, बोलिए अमय जी। जी सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मुझे एक पूछना था सर, आपने अभी जैसे बोला कि क्वांटिटी लमसम में लेना है तो लमसम ले सकते हैं या SIP। सर एटलीस्ट आप मुझे हमें वेटेज बता सकते हैं कि कितना कर सकते हैं हर एक स्टॉक में, हाँ, मतलब परसेंटेज वाइज। ओके। नहीं फिर आई थिंक लास्ट टाइम आप नहीं थे या पता नहीं। ये जो पोर्टफोलियो हमने डिजाइन किया है, हमने पहले भी बताया कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो है कि हर स्टॉक में आपको इक्वल डालना है। लाइक इफ यू आर टेकिंग 30 स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो, एक एग्जांपल बताता हूँ कि समझो अभी एक्चुअली में बोलना नहीं चाहिए, अभी लास्ट टाइम हमने अभी 1 करोड़ का एक पोर्टफोलियो बना के दिया है अभी 3-4 दिन पहले। तो उनका हर एक का 3-3 लाख रुपए के करीब हमने हर एक स्टॉक में डाला है। सो इस पोर्टफोलियो में वेटेज अगर पूरा 30 स्टॉक ले रहे हैं तो वेटेज में चेंजेस नहीं चाहिए, यू शुड बी इक्वल वेटेज। लेकिन अगर हम चेंज कर रहे हैं, समझो 30 के बदले हम 25 स्टॉक में जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, या कोई व्यक्ति है कि भाई मुझे 30 में से सिर्फ 20 स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना है, देन द वेटेज कैन चेंज। मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था कि जैसे इंश्योरेंस की 4 कंपनी है या 5 कंपनी है, सो देन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन रिड्यूस द कंपनीज ऑफ इंश्योरेंस, और जो इंश्योरेंस की 2 ही कंपनी हम ले रहे हैं तो उसका वेटेज थोड़ा ज्यादा दे सकते हैं। ओके। और दूसरा क्या होता है कि इंडिविजुअल लोगों का चॉइस भी रहता है, किसी को बैंकिंग अच्छा लगता है, किसी को मे बी IT में उसको ज्यादा भरोसा है। सो माइनर चेंजेस कैन बी देयर, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कुछ स्टॉक में हम 10% डाल रहे हैं, कुछ में सिर्फ 1% डाल रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। ओके। आवर रिकमेंडेशन इज कि आप जितने भी स्टॉक लेंगे सब में इक्वल पैसा डिवाइड कर दीजिए। और जब SIP लेंगे उस समय ये हो सकता है कि जैसा अगर उसमें का जो कोई स्टॉक ऐसा अपने को ज्यादा फेवरेबल है तो आप उसमें SIP ज्यादा डालिए जो थोड़ा थोड़ा है। बट टू रिड्यूस योर रिस्क, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बताया, 30 स्टॉक हम ले रहे हैं अगर कोई बैड लक से कोई एक आधा स्टॉक उसमें फेल हो जाता है, समझो कि 50% डाउन आ गया कोई कारण से, कोई भी बैड रीजन के कारण, आपने 3% इन्वेस्ट किया है एक स्टॉक में, 50% अगर रिड्यूस भी होता है तो आपके टोटल पोर्टफोलियो में ओनली 1.5% का रिजल्ट इफेक्ट आता है उसका। करेक्ट। सो दैट इज नेग्लिजिबल ना, मतलब जब हम मैनी फोल्ड इंक्रीज की बात कर रहे हैं, 25-30%, 20% एनुअलाइज रिटर्न की बात कर रहे हैं, तो 1.5% अगर कोई, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं कि कोई कंपनी फेल हो जाए इसमें से, लेकिन एकदम बैड लक से होता भी है तो हमारे टोटल पोर्टफोलियो में इसका इफेक्ट 0 होगा या बहुत मिनिमल होगा ऐसा। ओके, या ठीक है सर, थैंक यू। ओके। एक और क्वेश्चन है या कि हमारे क्लाइंट के पास IDFC है IPO के टाइम से। ओके। IPO आई थिंक उसका 2005 में आया था 34 रुपीज पे। ओके। 2007 में उसका लाइफ टाइम हाई हुआ था 234 का। ओके। आज वो 54-55 के आसपास चल रहा है। ओके। तो होल्ड करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए? मुझे जब तक मैं उसका टेक्निकल ग्राफ नहीं देखता, आई विल नॉट बी एबल टू रिप्लाई यू। सी IDFC फर्स्ट इज ग्रेट, नो डाउट, लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग चीज है। IDFC फर्स्ट का क्या करना है, हम एक बार हम आई थिंक इट इज ओनली IDFC लिमिटेड। हाँ, हम रिप्लाई करेंगे आपको बहुत जल्द। एक बार मैं ग्राफ देख के आपको बताऊंगा। मल्टी लेवल हाई क्रॉस करेगा नहीं करेगा एक अलग चीज है, अगर कंपनी अच्छी है देन वी कैन होल्ड IDFC। आई एम नॉट अगेंस्ट IDFC, लेकिन वो आज का जो पोर्टफोलियो की हम बात कर रहे हैं उसमें वो फिट नहीं बैठ रहा है। आई विल रिप्लाई टू दैट। ओके तने, नो मोर क्वेश्चंस। चलो ओके। सो ये इसके बाद में हम अगले 6 स्टॉक के ऊपर आते हैं। हम धीरे धीरे अपर साइड की तरफ जा रहे हैं, जाके हमारे को रिटर्न इससे भी ज्यादा हमको मिलेगा। सो इन द नेक्स्ट 6 स्टॉक्स, फर्स्ट वी हैव ICICI बैंक। तो जैसे किसी ने अभी भी पूछा था और मैंने आपको बताया था कि बैंकिंग में ICICI, HDFC बैंक
और एक्सिस छोड़ के तो बैंकिंग में हम इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। सो आईसीआईसीआई बैंक इज अगेन अ फेवरेट ऑफ नियरली एवरीवन। शायद ही कोई पोर्टफोलियो ऐसा होगा जिसमें आईसीआईसीआई बैंक किसी के पास ना हो, एंड इट हैज गिवन गुड रिटर्न्स। लास्ट 5 years का जो कंपाउंडिंग रिटर्न इज 22%। सो अगेन दैट इज वेरी नाइस। एक बड़ी कंपनी जो 22% रिटर्न अगर हमको पिछले 5 साल में दे रही है, and the future growth is very very high. So ICICI Bank is a non-avoidable stock. ICICI बैंक मैं समझता हूँ कि आप शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी अगर कोई ट्रेड करना चाहे तो भी उसको ले सकता है, लेकिन आज के प्रीव्यू में हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए इसमें हमारे पोर्टफोलियो में ले रहे हैं। Then we have HDFC Bank, the best bank in our country, प्राइवेट सेक्टर में, जिसने एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया था। मतलब प्राइवेट बैंक जब बढ़ना शुरू हुआ था तो HDFC was the leader, and still HDFC Bank is the leader in private bank. So ये एक ऐसा स्टॉक है जो 100% हमारे पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। Then we have Nestle India, थोड़ा सा महंगा स्टॉक है, बहुत लोगों के पास नहीं होगा। हम लोगों ने, मतलब मैं खुद भी, मैंने जब से मैं पिछले 6-7 साल से एक्टिव रहा हूँ शेयर मार्केट में, आई हैव नेवर रिकमेंडेड नेस्ले। कई सारे कारण थे। मतलब पहली बात तो कि वो स्टॉक भी महंगा है, देन कई बार हमारे को उसकी बिजनेस समझ में नहीं आते। बीच में एक आधा उसका कुछ बड़ा इशू भी आया था, फॉल आया, बाद में इंक्रीज हुआ। लेकिन अगर हम मोनोपोली बिजनेस की बात करते हैं तो नेस्ले इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोनोपोली बिजनेस। लगभग जिस भी सेक्टर में नेस्ले हैं, जो भी वो बिजनेस, जिस बिजनेस में भी वो एक्टिव है, वहां पर वो उनकी मोनोपोली है, या मोर देन 50% जो सेल्स हैं वो नेस्ले का है। तो इसलिए नेस्ले हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। प्लस मतलब मुझे भी खुद आश्चर्य हुआ जब मैंने उसका स्टडी किया, क्योंकि मैं समझता था कि इतनी बड़ी कंपनी है, शायद उसका रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं होगा। लास्ट 5 years का CAGR इज 25%। आज आप समझो कि इंडिया की इतनी बड़ी, नॉट ओनली इंडिया, इट्स मल्टीनेशनल, तो लेकिन इंडिया में इतना बड़ा बिजनेस करने वाली कंपनी जो लगभग हर क्षेत्र में मोनोपोली रखती है और 25% एनुअलाइज रिटर्न अगर वो दे रही है, सो इट वाज परफेक्ट मैच फॉर आवर पोर्टफोलियो। सो नेस्ले, मुझे डाउट है कि बहुत लोगों के पास होगा, क्योंकि मैंने भी बहुत कम रिकमेंड, लगभग नहीं किया है आज तक। मुझे नहीं लगता मैंने किसी को नेस्ले दिलाया होगा, लेकिन इस पोर्टफोलियो के हिसाब से ये सही मैच है। एंड वी आर अगेन रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू पुट योर मनी ऑन इन नेस्ले। नेक्स्ट स्टॉक इज वोल्टास, अगेन अ फेवरेट। लेकिन पीछे कुछ समय पहले उसमें एक बड़ा ब्रेक भी आया था, काफी फॉल भी था, अगर मैं गलत नहीं हूँ। लास्ट ईयर भी जब ये लोएस्ट पॉइंट आया था 52 वीक, लोग बहुत कम है, 466 का है, आज 1000 रुपए के ऊपर है वो, तो उस समय एक मेजर फॉल भी आया था। लेकिन वोल्टास, मुझे याद है कि मैं कई वर्षों से वोल्टास दिला रहा हूँ, मैं यहाँ, मतलब मोतीलाल भी दिला रहे हैं और भी बहुत सारी कंपनियां दिला रहे हैं। सो वोल्टास इज वन ऑफ दी, अगेन इस तरह का बिजनेस है कि जिसमें हम एब्सोल्यूट मोनोपोली तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अपने अपने सेक्टर का एक बेहतरीन स्टॉक है। थोड़ा सा पीरियडिकल रहता है क्योंकि उनके सेल्स वेदर पे डिपेंड होते हैं, जैसा सीजनल होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज लास्ट 5 years का रिजल्ट 25% है। तो एक मोनोपोली स्टॉक जो लगातार 25% के करीब अपने को रिटर्न दे रहा है, एंड इट्स अ बिग 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 कंपनी, बिग स्टॉक, पिछले काफी वर्षों से एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, इसलिए हमारे इस पोर्टफोलियो में हमने वोल्टास को लिया है। अगला स्टॉक है हेवेल्स। अगेन बहुत बार हमने दिलाया है, बहुत बार डर भी लगता था, लेकिन हेवेल्स अगेन हैज गिवन 26% एनुअलाइज रिटर्न इन लास्ट 5 years। तो हेवेल्स आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिकल में है, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें उनका मोनोपोली है। जो इलेक्ट्रिकल जो स्विचेस वगैरह हैं या बहुत सारी जो चीजें हैं, इसमें जो प्रीमियम प्रोडक्ट जिसको बोल सकते हैं, हायर रेंज के प्रोडक्ट्स हैं, इसमें हेवेल्स का मोनोपोली है। तो हेवेल्स, और काफी बड़ा एक्सपेंशन हो रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, काफी उनको अभी एक्सपोर्ट्स में भी वो जा रहे हैं या जा चुके हैं, क्योंकि फंडामेंटल में कम देखता हूँ, लेकिन जिस प्रकार का उसका टेक्निकल है और जिस प्रकार के लास्ट कई वर्षों का रिजल्ट है,
So Havells is again a good company we should hold. 26% annualized return perfect है हमारे इस जो हमारा दो मेन बेसिक है कि मोनोपोली बिजनेस एंड गुड रिटर्न्स, तो दोनों भी जो हमारे क्राइटेरिया है उसमें हैवेल्स बिल्कुल फिट होता है. सो वी हैव टेकन हैवेल्स विद अस. नेक्स्ट स्टॉक इज माइंडट्री. अगेन मुझे लगता है कि हम में से कई लोगों के पास होगा. सो माइंडट्री अपने आप में एक आईटी मेजर जैसा आप समझते हैं कि इन्फोसिस या विप्रो है, नॉट उतना, लेकिन एक उसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है और बहुत नए नए बिजनेस में वो जा रहे हैं. तो एक अलग अलग तरह का माहौल है माइंडट्री का. कभी कभी उसमें थोड़ा सा हम घबरा भी जाते हैं कई बार कि भाई क्यों हम इन्फोसिस विप्रो या टीसीएस छोड़ के इसमें जावे, लेकिन हमें हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमको इसमें रहना चाहिए. सो दैट माइंडट्री इज अगेन एनुअलाइज 5 साल का रिटर्न 27%, तो ग्रेट रिटर्न्स. तो माइंडट्री भी हम हमारे इस पोर्टफोलियो में रख रहे हैं. मैं अगेन आपको बता देता हूँ कि हो सकता है कि किसी समय अगर हमारे पास कोई और एक किसी और अच्छे सेक्टर का ऑप्शन आएगा तो विल एग्जिट माइंडट्री. So these are the next 6 ones. ICICI Bank, HDFC Bank, Nestle, Voltas, Havells और Mindtree. तो हमको कुछ लोगों ने ही लिखा है. सुनील जी ने लिखा है Havells और Mindtree है. ग्रेट. कृष्ण मोहन जी, आपके पास में सिर्फ HDFC बैंक है, बाकी नहीं है. इट्स ओके, बट अगेन इफ यू आर प्लानिंग टू शिफ्ट टू दिस पोर्टफोलियो, निश्चित रूप से आपको इसमें से कुछ स्टॉक्स और बढ़ाने चाहिए. तो ये अगले 6 स्टॉक थे, इस पे हम थोड़ा सा वापस डिस्कस कर लें. किसी का कोई कुछ बोलना है तो देन विल गो फॉर द फाइनल 6, फाइनल 7 आई थिंक, पता नहीं. ओके, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? या कृष्ण मोहन जी, यू शुड प्लान फॉर दिस पोर्टफोलियो. तने आप वर्किंग कर रहे हैं रिटर्न के ऊपर? या ओके. सो मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, भले ये हमारा पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन पिछले 1 महीने में मार्केट भी अच्छा चला है. तो मार्केट के हिसाब से अगर हमारा पोर्टफोलियो नहीं चलता है तो थोड़ा सा हमको भी डाउट आना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 1 महीने में भी इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा होगा. तो व्हाट अबाउट ONGC गेल? ओके, किसी ने लिखा है, संजय जी ने लिखा है कि व्हाट अबाउट ONGC एंड गेल. ओके. सो हमारे इस पोर्टफोलियो में तो हमने नहीं लिया है. जो मैं मेरी थिंकिंग बताता हूँ, क्योंकि जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है या जो भी पेट्रोलियम का जो है, आगे का भविष्य बहुत अच्छा नहीं है. आप सभी को पता है कि भले ही आज हम काफी कुछ डिपेंडेंट है इस प्रोडक्ट पे, लेकिन आने वाले समय में पेट्रोलियम प्रोडक्ट खत्म होएगा. ये सब जो पेट्रोलियम और गैस इमीडिएटली नहीं, लेकिन आने एक 10 साल 20 साल के बाद में इनका फ्यूचर जीरो हो जाएगा. आप देख ही रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे हम फोकस दे रहे हैं. बहुत सारे देशों ने ऑलरेडी कर लिया है. इंडिया में भी इंडियन गवर्नमेंट बहुत उसको अभी बूस्टिंग दे रही है. तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमको डाउट है, लेकिन इस पोर्टफोलियो में हमने नहीं लिया है. किसी के पास अगर ऑलरेडी ONGC है तो उसका क्या करना है वो मैं आपको देख के बता सकता हूँ. नया बाइंग हम नहीं दिला रहे ONGC में. अगेन गेल भी नहीं दिला रहे. तो ओके कृष्ण मोहन जी, आपको मैंने आपको आंसर दे दिया कि इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, आपको इस पोर्टफोलियो में जरूर जाना चाहिए. हाउ इज MRF इन प्लेस ऑफ नेस्ले? ओके. सो MRF का मेरे को शायद रिजल्ट हम देख नहीं पाए, इसका मतलब, क्योंकि MRF अगेन मोनोपोली तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इट इज अ लीडर, लेकिन उसका CAGR मेरे ख्याल में शायद हो सकता है कि कम हो, इसलिए हमारे पोर्टफोलियो में नहीं आया. और MRF क्या है, एक्चुअली में बहुत महंगा स्टॉक है. आप 70-80 हजार 90 हजार होगा था ना, इफ यू कैन बता सके कितना है. लाख रुपए तक गया था. अभी 70-80 हजार का एक स्टॉक होगा तो क्या होता है कि आप अगर आप 80,000 है ना, हाँ वही ना. तो क्या होता है कि अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो 80 हजार का एक स्टॉक लेने के बाद में आपका पोर्टफोलियो मैच ही नहीं होगा. इसलिए MRF लेना उतना इजी नहीं है, लेकिन किसी के पास है तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई डरने वाली बात है.
प्लीज सजेस्ट आईटी सेक्टर शेयर। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस लास्ट टाइम, हमने आपको इन्फोसिस दिया था, आज हमने आपको विप्रो दिया है, माइंडट्री दिया है। आई थिंक हम बैलेंस कर रहे हैं ना। हमने इस पूरे 30 स्टॉक में सिर्फ मोनोपोली या सिर्फ कंपाउंडिंग रिटर्न नहीं देखा है। हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम सेक्टर्स को हम इसमें कवर करें। सो मेरा ख्याल है कि इस वजह से आईटी सेक्टर के 3 स्टॉक उसमें ऑलरेडी आए हैं, तो आपको देखने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। गौतम जी ने शायद हैंड रेस किया है। गौतम जी को अनम्यूट किया है। या प्रेम जी। हेलो। हाँ नमस्ते जी। हाय, हाउ आर यू सर? फाइन। अरे बहुत वर्षों के बाद आपकी आवाज सुनी हमने। Yesterday I seen your message. Great. Actually, I was thinking for some investment in mutual funds. If you Okay. advise something on mutual funds. तने लास्ट टाइम मैंने तने को बोला, वैसे म्यूचुअल फंड का हम ग्रुप में हमेशा डालते रहते हैं जो रिकमेंडेड चलो, फंड्स हैं, ठीक है। लेकिन तो कुछ एक दो ऐसे बता दीजिए अगर जिसमें या भी तने आप जरा नोट करके आप ग्रुप में जरूर डालना। अभी है सामने कोई रिकॉर्ड तो बता देना। वैसे तने को मैंने रिक्वेस्ट किया है कि बहुत जल्दी वो आपने को पर्सनल उस पर है ना, या अपने ग्रुप में नहीं, व्हाट्सएप? पर्सनल नहीं, ग्रुप में ही हम डालेंगे। और तने से मैंने रिक्वेस्ट भी किया था कि वो बहुत जल्दी आपको एक म्यूचुअल फंड के बारे में एक छोटा सा सेमिनार रखवाएगा। उसमें हम मोतीलाल ओसवाल की, हमारे जो अदर प्रोडक्ट्स के जो इंचार्ज हैं, उनको भी हम इनवाइट कर रहे हैं ताकि हम म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे से जान सके। पुणे कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया। अभी कहाँ, दिल्ली में कहाँ हैं आप? या आई एम इन दिल्ली। आई एम ग्रेट। चलो बढ़िया है, आप वहां से भी फॉलो कर रहे हैं। नहीं ग्रेट। I used to see all these things ना, always मैं देखता रहता। नहीं ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, मिलेंगे। आनंद प्रकाश जी ने लिखा है, आई स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग। सर आप तो वैसे ही हमारे गुरु है। और मतलब ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट पार्ट, लेकिन पोर्टफोलियो में अगर आप सच में अगर ये पोर्टफोलियो में जा रहे हैं आने वाले वर्षों में, मतलब मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कई लोगों को ऐसा लगेगा कि क्यों रिपीट कर रहा हूँ, बट वेल्थ इसी से बनता है। और मैंने शायद फर्स्ट प्रेजेंटेशन में बताया भी था कि आप जो भी बड़े बड़े जो शेयर मार्केट के जो दिग्गज हैं, जिन्होंने सच में पैसा बनाया है, मतलब राइट फ्रॉम वॉरेन बफेट से लेके, तो अगर आप इंडियन में अगर पकड़े तो राकेश झुनझुनवाला का भी हिसाब देखेंगे, इन सभी लोगों ने एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना के ही पैसा लिया है। ठीक है, उनके स्टॉक्स कुछ अलग होंगे। राकेश झुनझुनवाला जैसे वो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करता है कि जो बड़े नहीं है, मतलब जो एकदम बेसिक से स्टार्ट होते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट सीरीज है, हम उस पर भी स्टडी कर रहे हैं कि कुछ हम ऐसे स्टॉक्स लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अभी हमने एक हमारे व्यक्ति को पेनी स्टॉक्स दिलाया है, मतलब वी आर नॉट रिकमेंडिंग पेनी स्टॉक्स, लेकिन उनको एक इंटरेस्ट था कि भाई नहीं, मुझे पेनी स्टॉक में बहुत पैसा लगाना है। तो वी हैव आइडेंटिफाइड 44 पेनी स्टॉक्स, और उसमें हमने उनका पैसा लगवाया है कि ठीक है देखेंगे क्या होता है। उसको रिस्क लेने की इच्छा थी। लेकिन एक सीरीज हम ऐसा भी लाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जैसा मोतीलाल ओसवाल ने कुछ साल पहले एक 100x ऐसा एक सीरीज चालू किया था। दे वर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स विच हैज अ पोटेंशियल टू राइज 100 टाइम्स। अगर 100 नहीं तो 50% तो जाएगा, 30% तो जाएगा। सो ऐसा नॉट 100 टाइम्स बट, लेकिन ऐसे कुछ स्टॉक्स हम भी आइडेंटिफाई करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो बहुत इनिशियल स्टेजेस में अगर हम कैच कर लेते हैं। उसमें दिक्कत सिर्फ यही है कि 10 में से 5 स्टॉक ही चलेंगे, 5 स्टॉक हो सकता है आपको रिटर्न ना देवे, बट अगेन हर एक की चॉइस रहती है। बट वी आर ट्राइंग टू कम आउट विद दैट पोर्टफोलियो ऑल्सो। हाउ टू गेन बोथ, प्रीति जी ने पूछा है, हाउ टू गेन बोथ रेगुलर इनकम एंड वेल्थ क्रिएशन इन स्टॉक मार्केट। नहीं, रेगुलर इनकम मतलब यही है कि अगर आपको विड्रॉ करना है पैसा, रेगुलर इनकम कि भाई आपको मंथली कुछ पैसा चाहिए या पीरियडिकल को पैसा चाहिए, तो एक अलग चीज हो गया। देन यू कैन गो फॉर थोड़ा सा और कंजर्वेटिव में जाना चाहिए कि उसमें पूरा पैसा आप शेयर मार्केट में न लगाते हुए कुछ पैसा आप जो डेप्ट फंड वगैरह रहता है उसमें आप लगा सकते हैं, कि जिसमें अराउंड 10 to 12% रिटर्न मिलता है। तो कुछ पैसा वहां लगा के बाकी का आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि वो 10-12% का जो रिटर्न है वो आपको रेगुलर आप उसमें विड्रॉ कर सके। इफ आई एम नॉट, आप यही पूछना चाह रही है तो। और वेल्थ क्रिएशन इन स्टॉक मार्केट, सो whatever we are talking now is wealth creation in stock market. See, 25% या 26% CAGR जो है, अगर आप कैलकुलेट करें तो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तने, इफ यू कैन फाइंड आउट, 3 साल में पैसा डबल हो रहा है आपका। तो अगर 25% एनुअलाइज, दिस इज एनुअलाइज कंपाउंडिंग रिटर्न, नॉट सिंपल रिटर्न। सो 3 या 3.5 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है।
आप समझे ना कि कौन से बिजनेस में या कौन से अदर इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा इतना जल्दी बढ़ता है और रेगुलर बढ़ता है और अच्छे स्टॉक्स विद लोएस्ट रिस्क फैक्टर. सो दिस इज वेल्थ क्रिएशन. इसके अलावा और कोई वेल्थ क्रिएशन नहीं होता है. ये प्रीति जी, शायद प्रीति जी को अनम्यूट कर लीजिए. तने हेलो सर. या गुड हेलो मॉर्निंग. सर, दिस इज प्रीति. और मुझे ये जानना है कि अगर अभी मेरे पास 1 लाख रुपया है तो क्या मैं इस पोर्टफोलियो में जो आपने बताया है 30 स्टॉक्स का, तो इन्वेस्ट कर सकती हूँ क्या? इतना कैपिटल इनफ है क्या? नहीं, इनफ तो मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन क्या होता है कि जितना पैसा आज हमारे पास है वो उससे शुरू करना चाहिए ना. हम सोचे कि भाई 10 लाख से शुरू करेंगे तो 10 लाख के लिए हो सकता है कि आपको और 5 साल 10 साल रुकना पड़े या 2 साल 4 साल रुकना पड़े. सो अमाउंट इज नॉट अ इश्यू. अगर आपके पास 10 लाख सॉरी 1 लाख है तो आप पूरे 30 में नहीं जाइए, 30 में से 10 स्टॉक निकाल लीजिए और उसमें 10-10 हजार इन्वेस्ट कर दीजिए. और जैसे जैसे आपके पास फंड्स आते जाएंगे आप उसको इंक्रीज करते जाइए. यू शुड स्टार्ट समवेयर ना. अगर हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे, हम सोचेंगे कि भाई पहला हमारे पास पैसा आवे और फिर हम करेंगे, तो मतलब नहीं है. स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी विद 1 लाख ऑल्सो, दैट इज नॉट इशू. लेकिन क्या होता है, अभी मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उसको लगभग 40 लाख रुपए का उसको 4 साल के बाद चाहिए. अब वो बोला मैं 5,000 10,000 रुपए में मंथली इन्वेस्ट करूंगा तो 40 लाख तक पहुंचूंगा क्या? दैट इज नॉट फिजिबल ना ऐसा. तो लेकिन शुरुआत तो कीजिए कहीं ना कहीं. जो भी आपके पास अमाउंट है आप डालिए, कोई घबराने की बात नहीं है. धीरे धीरे वो इंक्रीज होता जाएगा. संजय जी ने HDFC AMC, ओके, मैं लिख लेता हूँ. AMC वो जो बिजनेस है बहुत बढ़िया है, लेकिन चूंकि थोड़ा सा हमें रिस्ट्रिक्शन ये था कि हम 30 स्टॉक के ऊपर नहीं जाना है. मैं आपको बताया कि हम ऊपर से नीचे आते गए. 800 से हम करते करते पहले 80 पे आए, फिर 40 पे आए, फिर 40 से 30 पे आए. तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक हमको छोड़ने पड़े जो हमारे फेवरेट रहे हैं या आज भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं. लेकिन चूंकि हमको संख्या कम करनी थी, ऐसे बहुत सारे स्टॉक हमारे पास से हमको छोड़ने पड़े. लेकिन ये पोर्टफोलियो पूरा होने के बाद में अगर किसी को और चाहिए है तो हमारे पास जैसे बहुत सारे स्टॉक है. अगर आप 80 का लिस्ट हमारा देखेंगे तो जो भी आपने अभी बहुत सारे स्टॉक लिख के आ रहे हैं, इसमें से काफी उसमें आएंगे आपके. अदानी पावर आई एम अवॉइडिंग, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था और आपने मेरा वीडियो देखा रहेगा. अभी ठीक है, वो एक जो इशू आया था वो दब गया है. दब गया है ऐसा भी मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन क्या रहता है कि जैसे वॉल्केनो अगर आपने देखा रहेगा, जिन लोगों ने भी एक्सपीरियंस मतलब प्रत्यक्ष नहीं देखा होगा लेकिन जिनको जानकारी है, वॉल्केनो जब इरप्ट होता है ना तो पहले ऐसा थोड़ा गुड़ 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 होता है, ऐसा थोड़ा ऐसा लगने लगता है हाँ वे कुछ हो रहा है. बाद में थोड़े दिन के लिए कुछ समय के लिए वापस शांत हो जाता है और फिर बाद में एकदम से बस्ट होता है. सो आई एम नॉट अगेंस्ट अदानी ग्रुप, बट लेकिन जिस प्रकार का एक स्ट्रेच आ गया है उसमें, तो निश्चित कहीं ना कहीं इशू आ सकता है. और जिसने पैसा कमा लिया है आप प्रॉफिट ले लीजिए, जिसने नहीं कमाया है नया इन्वेस्ट करना है तो काय के लिए रिस्क लेना ना. हमारे पास दूसरे बहुत सारे स्टॉक. अब यहाँ से कोई अदानी दुगना चौगुना नहीं होने वाला, तो वी शुड अवॉइड अदानी ग्रुप. अगर मैं तो हमने तो हमारे मैक्सिमम लोगों का बिकवा दिया है. सो आई एम नॉट रिकमेंडिंग अदानी अगेन. ICICI लोम्बार्ड ऑलरेडी हमारे पास लिस्ट में है. BASF हमारे पास नहीं है. मैं नाम लिख रहा हूँ. टाटा मोटर्स अगेन वी आर वेरी बुलिश हमारे. ओके, इसमें नहीं आया है वो. कहीं ना कहीं मेरे को लगता है CAGR के कारण नहीं आया है ऑटोमोबाइल्स का कोई भी कंपनी. लेकिन हम मारुति या टाटा में से कोई ना कोई आगे पीछे कहीं ना कहीं ऐड जरूर करेंगे उसमें. कैडिला नहीं है. HDFC बैंक ऑलरेडी हमारे पास है. एशियन ग्रेनिटो, ओके. नहीं, प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे स्टॉक के नाम आ रहे हैं लेकिन हमारे पास लिमिटेशन था. आई एम नोटिंग एवरीथिंग. आई विल ट्राई टू गिव रिप्लाई. प्लीज गिव रिलायंस लेवल्स, ओके. MRPL बहुत ज्यादा फोकस नहीं है. BPCL वैसे सिर्फ आप उसका जो स्टेक सेल हो रहा है, BPCL जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसके लिए BPCL में इन्वेस्ट किया जा सकता है. लेकिन अगेन हमें पता नहीं कि किस वैल्यूएशन पे BPCL का सेल होगा. लेकिन फिर भी वो पैसा देके जाएगा, हमको कोई इसमें डरने की बात नहीं है. MRPL हमारे पूरे रेडार में कहीं भी नहीं है, इसलिए MRPL की मैं बात नहीं कर सकता आपके साथ. रिलायंस का लेवल आपने पूछा है, तो रिलायंस अगर हमारे पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अगले कई सालों तक, मतलब 5 साल 10 साल तक हमको
रिलायंस में से एग्जिट होने का चांस नहीं है, मतलब हमको बेचना नहीं चाहिए। बाकी शॉर्ट टर्म अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भी मुझे लगता है कि अभी ये वापस एक स्टैग्नेशन पीरियड में है। परसों रिजल्ट आया, ये जो एजीएम था, एजीएम में कोई खराब तो बोला नहीं है, लेकिन उसके बाद में फॉल आया है। ये फॉल परचे बाय करने के लिए अपने को यूटिलाइज करना चाहिए। इसका जो मेजर दो न्यूज है या जो इवेंट्स है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। द मेजर टू इवेंट्स इज, जैसे भी कल परसों उन्होंने एरामेको के जो चेयरमैन है या जो ये थे उनको अपने बोर्ड में लिया है, दैट इज अ पॉजिटिव सिग्नल। इसमें नेगेटिव क्या है? एक बहुत बड़ी कंपनी का अगर व्यक्ति आपके बोर्ड में आ रहा है तो दैट इज पॉजिटिव। लेकिन लेवल्स, शॉर्ट टर्म लेवल्स में मैं नहीं जाऊंगा। 2 इवेंट के लिए आपको अगर रिलायंस लेना है तो मिनिमम 2 इवेंट तक आपको रुकना ही चाहिए। एंड दिस दो इवेंट है, रिलायंस जियो और रिलायंस जो रिटेल है, इसका जो लिस्टिंग होना है अगले 12 से 18 महीने में, मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग बिफोर दिसंबर 2022, अगले साल तक। अगले यहाँ से लगभग और 1.5 साल का जो पीरियड है, ये 1.5 साल के पीरियड में ये दोनों इवेंट होंगे ऐसा हमें लग रहा है। और हमारा टारगेट उस समय के हिसाब से 4,000 रुपए के करीब है। एंड दिस आई एम टेलिंग यू फॉर लास्ट मेनी डेज, एंड द टारगेट इज इंटैक्ट। 4,000 के लेवल पे भी बेचना है ऐसा आज हम नहीं डिसाइड कर रहे हैं, बट वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 4,000 रुपीज। बहुत सारे स्टॉक के नाम है, मैंने नोट किया है। आई विल ट्राई टू रिप्लाई इन द ग्रुप। फिलिप्स कार्बन, मिंडा, फैग, बीपीसीएल, एमआरपीएल, सेंट्रल बैंक, एशियन ग्रेनेटो, टाटा मोटर्स। ऑलरेडी मैंने बोला है कि टाटा या मारुति में से एक स्टॉक हम कभी ना कभी इसमें इंक्लूड करने का कोशिश करेंगे। सो के और भी कुछ नाम आ रहे हैं, आई विल नोट डाउन। थोड़ा सा हम मिक्सअप कर रहे हैं क्योंकि ये जो आप स्टॉक बोल रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं अलग एक पोर्टफोलियो की, तो उसमें ये सब चीज फिर ऐसे तो क्या है, हजारों स्टॉक्स है उसमें। तो हम हमारे मकसद से भटक जाएंगे नहीं तो। ओके, विल कंप्लीट दिस पोर्टफोलियो फर्स्ट। सब जो भी नाम आपने दिए हैं मैंने सब नोट कर लिए हैं। ओके, सो हम माइंड ट्री तक पहुंचे थे। उसके बाद में जो आखिरी के कुछ स्टॉक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। द फर्स्ट वन इज टाटा केमिकल। तो केमिकल में मेरे ख्याल में इस पूरे पोर्टफोलियो में एक ही स्टॉक हमारे पास में है, तो दैट इज टाटा केमिकल। टाटा ग्रुप का कंपनी है, रेगुलर परफॉर्म करता है। लास्ट ईयर एक मेजर फॉल आया था और मेजर फॉल के बाद में लगभग दुगने से ज्यादा हो चुका है ये स्टॉक। और जो उसका मेन खासियत है, अगेन मुझे नहीं लगता कि एक मोनोपोली है, लेकिन इट इज अ लीडर इन द ग्रुप इन दैट सेक्टर। एंड एनुअलाइज्ड रिटर्न इज मोर देन 30%। 5 साल का जो रिटर्न है 31% है। 31% इज अ वेरी वेरी सब्सटेंशियल रिटर्न फॉर अ बिग कंपनी लाइक टाटा केमिकल। तो अपने ग्रुप की लीडर है और एक अच्छा रिटर्न दे रही है। तो ये 2 बेसिस पे हमने टाटा केमिकल को इसमें लिया है। ग्रुप अच्छा है, उसमें थर्ड जो उसका सबसे पॉजिटिव चीज है। टाटा केमिकल है किसी के पास में? क्योंकि वी रिकमेंडेड रेगुलरली टाटा केमिकल। जहाँ तक मुझे याद है कि हमारे मोतीलाल ने भी उसको हमेशा अपने लिस्ट में रखा है। तने ने अपडेट किया है कि रिलायंस रिटेल के अनलिस्टेड शेयर्स भी अवेलेबल है। ओके, टाटा केमिकल, हाँ, का सिर्फ एक ही जो, हाँ, 2 लोगों का यस है, एक का नो है। बट टाटा के केमिकल वाज रेगुलरली रिकमेंडेड बाय आज एंड मोतीलाल and many other broking firms. So that is one of the important constituent of our portfolio. एक अगला है PI इंडस्ट्रीज। सो टू बी वेरी फ्रैंक, हमने इसको पहले कभी भी रिकमेंड नहीं किया था। लेकिन जब हम ये पूरा स्टडी हमारा चल रहा था उस समय ये नाम हमारे सामने आया, और फिर बाद में मैंने भी उसमें काफी डीप तक जाके टेक्निकल भी देखा और कुछ फंडामेंटल भी स्टडी किया। सो पीआई इंडस्ट्रीज, आप में से मुझे नहीं पता एनीवन हैज पीआई इंडस्ट्रीज? नहीं होगा शायद बहुत लोगों के पास में, तो हमने भी कभी रिकमेंड किया। तो एग्री साइंस कंपनी ऐसा उसका एक ये है, एक अलग तरह का बिजनेस है। अगेन मोनोपोली टाइप बिजनेस है, एग्री केमिकल, या करेक्ट निधि जी ने बताया।
सो बिजनेस बहुत अच्छा है। और जब टेक्निकल स्टडी किया तो टेक्निकल में मुझे समझ में आया कि बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। मतलब आप समझो कि ये कंपनी जो 31% से ज्यादा एनुअलाइज ग्रोथ दे रही है पिछले 5 सालों में, उससे पुराना भी रिकॉर्ड है, वो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन 5 साल में भी अगर पीआई इंडस्ट्रीज लगातार इस प्रकार का रिटर्न दे रही है तो हमारे फिर हमको स्ट्राइक हुआ। और फिर हम टोटल जब पोर्टफोलियो बना रहे थे, हमने देखा कि इस सेक्टर की और भी कोई कंपनी हमारे पास नहीं है हमारे पोर्टफोलियो में, इसलिए पीआई इंडस्ट्रीज को हमने इसमें चूज किया है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार का परफॉर्मेंस पिछले कई वर्षों का है, आने वाले समय में भी उतना परफॉर्म ये करेगा। नेक्स्ट वी हैव टाटा कंज्यूमर। अगेन दोनों भी चीजें हैं, मोनोपोली तो फिर भी मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन टाटा ग्रुप का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। टाटा ग्रुप अपने आप में एक बहुत एक्सपेंशन करने वाला ग्रुप है। और टाटा ग्रुप ने अभी बहुत सारे जो उनके कोर बिजनेसेस छोड़ के जो दूसरे बिजनेस है वो एग्जिट कर रहे हैं और कोर बिजनेस पे फोकस है। तो टाटा कंज्यूमर के ऊपर उनका बहुत ज्यादा फोकस है। ऑलरेडी हम जान ही रहे हैं कि ये कोरोना का जो भी पीरियड है, ये खत्म होने के बाद में फिर से रिटेल में बूम आना ही है। तो रिटेल सेल्स बढ़ेगा तो उसमें ये जो भी इस तरह के जो बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं, अगेन दे विल स्टार्ट परफॉर्मिंग वेल। लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न 35% है, 35% एनुअलाइज रिटर्न। तो अगर हम जिस प्रकार का हम पोर्टफोलियो सोच रहे हैं, एक बहुत बड़े ग्रुप की एक बहुत अच्छी कंपनी अगर लास्ट 5 इयर्स 35% रिटर्न दे रही है, तो मुझे लगता है कि हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते थे, और इसलिए इस कंपनी को हमने हमारे पोर्टफोलियो में लिया है। देन वी हैव अगेन तीनों कंपनी टाटा ग्रुप की है। देन वी हैव टाइटन। टाइटन मुझे लगता है कि लगभग सभी के पास होना चाहिए। दिस वाज द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ टाटा ग्रुप। बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा बिजनेस है। जो सेक्टर है उसको ऐसा जरूर पीरियडिकली कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, लेकिन टाइटन जिस प्रकार का उन्होंने एक अलग मोनोपोली बनाई है, मतलब टाइटन में तो हम बोल सकते हैं कि इट्स अ मोनोपोली बिजनेस। जो प्रोडक्ट्स में वो लोग हैं एकदम प्रीमियम प्रोडक्ट है, और वो जिस प्रकार से लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है अभी, तो मतलब हर एक को अच्छी से अच्छी चीज चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शोबाजी करनी है, खर्चे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये पेंडेमिक में थोड़ा सा इफेक्ट आया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा एक लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल ग्रो हो रहा है। और उस लाइफस्टाइल के साथ में चलने के लिए अगर कोई सबसे बढ़िया कंपनी अगर हम समझ सकते हैं तो दैट इज टाइटन। 35% एनुअलाइज ग्रोथ सब्सटेंशियल है। मतलब मुझे भी उम्मीद नहीं थी, जब मैं सबसे पहले मैंने टाइटन को देखा, मुझे नहीं मालूम था कि 35% का ग्रोथ वो दे रही है। सो भैया इट्स निधि जी ने बिल्कुल सही बताया कि इट इज डाइवर्सिफाइंग। पहले सिर्फ टाइटन ऐसा लगता था कि सिर्फ गोल्ड के लिए है, लेकिन उसके अभी इतने उसके उन्होंने प्रोडक्ट्स में लॉन्च किए हैं। और आप अभी आप देखेंगे कि कोई भी अच्छी समझे एक अच्छा शादी होती है या कोई बड़ा त्योहार आता है, तो मतलब लाखों लाखों रुपए लेके जो परचेस करने वाले वहां लाइन लगा के खड़े रहते हैं। मतलब आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि सैकड़ों लोग उधर टाइटन के शोरूम में लाइन लगा के खड़े रहते हैं, मतलब पैसा देके महंगी चीज लेने के लिए भी। सो इट इज वन ऑफ द आई थिंक unavoidable company in this one, and return is also great. 35% annualized growth is great. So last two stocks we have Tata Steel. Okay, so steel company कोई भी नहीं आई थी इसमें, तो टाटा स्टील आया है। लेकिन मैं अगर आपने मेरे पिछले प्रेजेंटेशन सुने होंगे, स्टील जो मेटल जो इंडस्ट्री है या मेटल जो सेक्टर है, बहुत बहुत ज्यादा ग्रो होने के बाद में हमको ऐसा लग रहा है कि स्टैग्नेशन है। अभी 3-4 दिन पहले वी हैड वन न्यूज आर्टिकल फ्रॉम राकेश झुनझुनवाला जी। तो उन्होंने उन्होंने लिखा है वापस से कि भाई नहीं, ये जो ग्रोथ हुआ है ये दिस इज जस्ट द बिगनिंग, तो और आगे अभी बहुत ज्यादा ग्रो होगा। तो ठीक है, अभी फंडामेंटल में मैं बहुत ज्यादा मैं स्टडी नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे नहीं मालूम। लेकिन टेक्निकली तो अभी तक का जो रिटर्न है वो बहुत बढ़िया है। लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न 35% है। हम लोग थोड़ा सा सोच रहे थे कि अभी स्टैग्नेशन पीरियड आ गया है या आएगा, थोड़ा सा बीच में झटका भी लगा था। लेकिन लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से हमारे इस पोर्टफोलियो में टाटा स्टील को हमने लिया है।
और एक ही इसमें थोड़ा सा नेगेटिव बोल सकते हैं, या जो एक रिस्क फैक्टर है कि ये पूरा इंडस्ट्री चाइना पे डिपेंड है। तो चाइना में अगर कोई भी मेजर चेंज आता है तो उस वजह से पूरे मतलब मेटल सेक्टर को, या जो आपके प्रेशियस मेटल जो है जैसा गोल्ड सिल्वर, ये सब एकदम इतना मेजर इफेक्ट आता है कि कई बार हम भी घबरा जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार का अभी तक का रिटर्न है, और जो थोड़ा सा अभी लोगों का जो बोलना है कि भाई आगे ग्रोथ वापस से बढ़ेगा, सो एंड बेसिकली इट इज वन ऑफ द लीडर इन द सेक्टर। रिटर्न बहुत अच्छा है, 35% रिटर्न है। इसके लिए टाटा स्टील हमारे इसमें है। तो इसमें मुझे लगता है कि अभी भी अगर नया इन्वेस्टमेंट बहुत एग्रेसिवली नहीं करें हम, लेकिन पूरे पोर्टफोलियो में 3% इन्वेस्ट करने में मुझे लगता है कि अभी भी हम डाल सकते हैं। बेसिकली पोर्टफोलियो के हिसाब से हमने लिया है, अदरवाइज थोड़ा सा मुझे ऐसा भी, आई एम नॉट दैट बुलिश अबाउट मेटल सेक्टर। फाइनली वी हैव आईजीएल। आई थिंक हम बार बार ऑयल एंड गैस की बात कर रहे थे। अगेन दिस इज द स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में 2 कारण से आया है कि आईजीएल ऑलरेडी जो रिटेल जो गैस सप्लाई के बिजनेस में मोनोपोली है। आपको पता होगा नॉर्थ इंडिया में तो मुझे लगता है 100% मोनोपोली है इस कंपनी का। एंड सेकंड जो हमारा क्राइटेरिया था, दैट इज लास्ट 5 to 10 years रिटर्न। तो लास्ट 5 years रिटर्न इज 38%। तो 38% इज वेरी वेरी सब्सटेंशियल, मतलब बहुत बड़ा रिटर्न है। हाँ, अभी आगे सेक्टर कैसे चलेगा, क्या होगा, हमें नहीं पता। लेकिन हो सकता है कि 2 साल 4 साल के बाद भी जब भी थोड़ा सा सेक्टर में मेजर चेंजेस आएंगे तो हम इसमें से कहीं ना कहीं एग्जिट करेंगे। लेकिन चूंकि अब इस पूरे पोर्टफोलियो में हर सेक्टर के अपने को स्टॉक लेने थे, तो एंड दिस वाज recommended both for monopoly type business and return also. So that is the last stock that we have in this portfolio. तो इसके साथ में पूरे 30 स्टॉक्स जो हमने इस पोर्टफोलियो में बनाए थे आपके सामने रख दिए हैं। आपको ग्रुप में ये पूरी लिस्ट हम आज ही फॉरवर्ड कर देंगे, ताकि आपको ध्यान में आ जाए कि ये 30 स्टॉक्स क्या है। उसके लास्ट 5 years का सीएजीआर अगर मैं आपको बता देता हूँ, कंपाउंडिंग रिटर्न्स हम उसको बोलते हैं। एक रहता है कि सिंपल रिटर्न, मतलब कोई शेयर 5 साल पहले 100 था और अभी 200 हो गया है, तो सिंपल रिटर्न इज 20%। लेकिन सीएजीआर पकड़ेंगे तो सीएजीआर उसका बहुत ज्यादा होता है, कंपाउंडिंग रिटर्न। तो कंपाउंडिंग रिटर्न वैसे कम, मतलब एवरेज में कम होता है। लेकिन ये जो हम रिटर्न बता रहे हैं, ये 25% एनुअलाइज कंपाउंडिंग रिटर्न, मतलब 100 रुपए का स्टॉक 1 साल के बाद, पोर्टफोलियो 1 साल के बाद 125 रुपए हो गया, उसके अगले साल 125 का 25% राइज, नॉट सिंपल राइज। सो इसके लिए मैंने बताया था लास्ट टाइम भी कि 3 से 3.5 साल के अंदर हम लोग इस पोर्टफोलियो को का पैसा हमारा डबल हो रहा है। एंड 25% एनुअलाइज रिटर्न इन एनी बिजनेस, एनी इन्वेस्टमेंट, मुझे लगता है कि दिस इज एक्सट्रीम। इस पूरे पोर्टफोलियो में हम चाहते तो हम कोई ऐसे छोटे स्टॉक भी रख सकते हैं जो इससे भी ज्यादा ग्रो होते हैं, लेकिन उसमें रिस्क फैक्टर है। हमको रिस्क फैक्टर वाला एक भी स्टॉक नहीं लेना था, इसके लिए इस तरह का पोर्टफोलियो बनाया है। तो आई थिंक यू शुड बी सेटिस्फाइड विद दिस। अभी पूरे पोर्टफोलियो जानने के बाद में अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो हम पूछ सकते हैं। अगेन आई विल टेल यू, अगर आपका विजन 6 महीने, साल का ही है, 2 साल का ही है, या तो इसमें से कुछ स्टॉक ऐसा हो सकता है कि आपको उसमें ना लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका विजन अराउंड 5 years का है तो ब्लाइंडली यू कैन फॉलो दिस। इस पोर्टफोलियो के अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अगेन मैं वो बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये 30 एकदम सबसे बेस्ट है, लेकिन हमने हमारे जो भी हमारे 2-3 फीचर्स हमने लिए थे, मोनोपोली बिजनेस, रिटर्न एंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, क्योंकि वो बहुत जरूरी था। कि नहीं तो एक ही सेक्टर में, एक ही तरह की कंपनी में हम अगर सब पैसा डाल दे तो कई बार हमको प्रॉब्लम आता है। तो वो तीनों चारों क्राइटेरिया देख के लार्ज कैप ही लेना था, अच्छे स्टॉक ही लेना था, ऐसे स्टॉक की जिसके मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, जिसमें कोई मेजर कभी कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आई है। ऐसे सब फीचर्स को देखने के बाद में, काफी टाइम लगने के बाद में, ये हमने पोर्टफोलियो बनाया है। तो आई थिंक दिस शुड बी फाइनल इन दिस। किसी को भी मतलब इन स्टॉक्स में से कोई जो आपने अलग अलग स्टॉक्स के नाम लिए हैं, मैं आपको बता दूं कि हम उसको स्टडी करके आपको जरूर आपको उसका आंसर देंगे। तो
लेकिन ये 30 स्टॉक के बारे में अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो यू आर वेलकम। आप आइए, कुछ बताइए आपके बारे में, जो भी आपको यस नो बोलना है। कृष्ण मोहन जी, आपने बताया, पूछा था कि टाटा स्टील एट दी करंट प्राइस, सो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। हमें ऐसा लग रहा था कि अभी कहीं ना कहीं मेटल सेक्टर में स्टैग्नेशन है। टेक्निकली भी हमको ऐसा लग रहा था कि ये है, लेकिन ये इस पोर्टफोलियो में लेने का कारण ही था कि एक तो ये पूरा सेक्टर का एक भी स्टॉक नहीं था, प्लस हो सकता है कि जिस प्रकार का भी कुछ न्यूज आ रही है बढ़ेगा। जब भी तक कोई मेजर करेक्शन नहीं आता है तब तक हम एक स्टॉक रख सकते हैं। सो यू कैन पुट 3% मनी इन दैट, नो प्रॉब्लम। और ऑटो सेक्टर मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि मे बी ड्यू टू रिटर्न जो है वो बहुत ज्यादा नहीं मिला है पिछले कुछ वर्षों में ऑटो सेक्टर में, इसलिए हमारे इस पोर्टफोलियो में हम ऐड नहीं कर पाए। बट मारुति इज वेरी ग्रेट, एंड जब भी हम थोड़ा सा रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे इसको तो मारुति को हम इसमें जरूर ले सकते हैं। अभी आप अभी भी ले सकते हैं, नो डाउट, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो में भी हम चाहेंगे कि मे बी कोटक जाके मारुति आ जाए, या उसको हम स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद आपको जरूर बताएंगे। So we'll have one auto sector company in this stock. We have a hand raise from Vishal Agarwal. Yeah, just मैं एक बार पहले क्वेश्चन सर देख रहा था। What is Sir, the reason of? Yeah, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। Yeah, गुड मॉर्निंग। सर विशाल भाई बोलिए। या सर, मैं जानना चाहता था कि आपने तो जो लिस्ट दिया है, इट्स वेरी गुड, नो डाउट इन इट। हाँ। बट जैसे अभी चल रहा था ONGC, BPCL, जो ये शेयर्स है जो डिविडेंड्स रेगुलरली देते हैं, बराबर है, तो उसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन देंगे कि डिविडेंड्स वाले शेयर्स पोर्टफोलियो में रहने चाहिए, या फिर अगर ऐसा कुछ है तो आप कौन से शेयर सजेस्ट करेंगे? नहीं, प्रश्न आपका बहुत बढ़िया है विशाल भाई। क्या होता है कि डिविडेंड, कितना डिविडेंड पे अपन सेटिस्फाई होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर अपन करंट प्राइस देखेंगे, जो भी आपने नाम लिए या और भी बहुत सारे स्टॉक्स है, आज के प्राइस के हिसाब से अगर आप डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 2% 3% से ज्यादा नहीं है। तो 2-3% का डिविडेंड यील्ड कोई मजा नहीं रखता है। ये कब डिविडेंड यील्ड का फायदा होता था, अभी भी कुछ स्टॉक्स हैं पब्लिक सेक्टर के, सॉरी पब्लिक गवर्नमेंट के कुछ स्टॉक्स हैं, मेरे पास लिस्ट भी है, उसमें अब शेयर करूंगा, जो 6-7% के करीब डिविडेंड यील्ड आ रहा है उसका। लेकिन क्या होता है कि जब हम हिसाब लगा रहे हैं कि हम एक ऐसा पोर्टफोलियो बना रहे हैं जिसमें 20% या 25% एनुअलाइज रिटर्न की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे पोर्टफोलियो में 2%, 3%, 4% का डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रखता है। ये कब यूजफुल था विशाल भाई, कि जब किसी के पास बहुत पुराना पड़ा हो, भाई 50 रुपए का स्टॉक था, आज 500 रुपये हो गया, लेकिन 50 रुपए के हिसाब से डिविडेंड यील्ड उसको 20% मिल रहा है, तो उस समय के लिए ठीक था। आज के तारीख में अगर हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो यील्ड बहुत ज्यादा नहीं मिलता है अपने को। दैट इज द मेन। क्या होता है कि डिविडेंड यील्ड का कैलकुलेशन कैसे होगा, आज हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से डिविडेंड कितना मिल रहा है। 10 रुपए का एक स्टॉक है जो उसका फेस वैल्यू 10 रुपया है, 10 रुपए पे वो 20% डिविडेंड दे रहा है, समझो 2 रुपए पर स्टॉक हो गया। लेकिन अगर आज उस स्टॉक की कीमत 100 रुपया है तो हमारा यील्ड सिर्फ 2% ही रह गया ना, तो 2% इज नॉट इनफ। और एक क्वेश्चन था क्या आपका? नहीं विशाल जी, और कुछ पूछना चाह रहे थे शायद आप? यस अनम्यूट किया है। हाँ, म्यूट पे चला गया था सर। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ नहीं, ये ध्यान में आ गया ना आपके? यस सर, आई गॉट द पॉइंट। हाँ, तो वैसे कुछ स्टॉक्स हैं जो 6%, 7% के करीब डिविडेंड यील्ड देने वाले हैं। अब ये एक्चुअल में किसके लिए है कि भाई जो आज FD में पैसा डाल के खुश है, समझो भाई मुझे 6-7% FD का रिटर्न मिल रहा है तो आई एम सेटिस्फाइड, तो वो डाल सकता है ना उसमें, उसको क्या फर्क पड़ता है कि भाई ठीक है चलो मैं FD में भी 6-7% मिल रहा है, या 6-7% मुझे डिविडेंड मिलता रहेगा, और बाद में जो प्राइस इंक्रीज होगा वो एडिशनल होगा। हाँ, उसके लिए हो सकता है। लेकिन जो ज्यादा डिविडेंड यील्ड देने वाली कंपनी है उसका प्राइस 20%, 25% नहीं बढ़ता है। तो वही एक क्वेश्चन था कि रिलेटेड कि भाई वी शुड गो फॉर दो स्टॉक्स और नॉट, वही हम जो बात कर रहे हैं उसमें वो मैच नहीं होता है। ओके, ये बिल्कुल एकदम कोई रिटायर्ड आदमी, जैसे मैं पता ना, रिटायर्ड आदमी है, उसने अपना पैसा FD में डाल के रखा हुआ है और वो 6%, 7% में वो सेटिस्फाइड है, तो वो और उसको थोड़ा सा रिस्क लेके जाना है तो जा सकता है। हमारा ये पोर्टफोलियो उससे बहुत ज्यादा पैसा ऑलरेडी दे रहा है, अपने को जाने की जरूरत ही नहीं इसमें। सर आउट ऑफ द बॉक्स एक क्वेश्चन है, बोलिए ना।
कमोडिटीज के लिए गाइडलाइन मिल सकता है क्या? नहीं, कमोडिटी का देखो क्या होता है कि ब्रांच लेवल पे हम बहुत ज्यादा गाइड नहीं कर पाते हैं उसको, क्योंकि उस कमोडिटी आपको भी पता होगा जो भी लोग करते हैं कि वो एक बिल्कुल एक अलग सेक्टर है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल का जो कॉल्स आते हैं बहुत परफेक्ट कॉल्स हैं। सेकेंडली बताता हूँ, मोतीलाल ओसवाल में एक डेडिकेटेड डेस्क है वहां पर, तने इफ यू कैन एक्सप्लेन। उसमें क्या होता है कि जैसे आपने एक इन्वेस्ट कर दिया 10 लाख रुपया 50,000 जो भी उसका लोस्ट रहेगा, तो वो जो मिनी जो ये होते हैं लॉट्स होते हैं, गोल्ड मिनी, सिल्वर मिनी या जो भी ये है, उसमें वो ट्रेड शुरू कराते हैं और वो 100% ट्रेडिंग का गाइडेंस उनका मिलता है। हमको सिर्फ यस नो करना है और इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसका रिटर्न भी बहुत अच्छा मिला है। तो वो पूरा का पूरा मतलब वो 100% गाइडेंस के साथ आप काम कर सकते हैं उसमें। इट्स अ सेंट्रलाइज्ड करेक्ट। डीलिंग डेस्क, CDD नाम है, सेंट्रलाइज्ड डीलिंग डेस्क। हाँ, इट इज सिचुएटेड इन मुंबई हेड ऑफिस में। जो हमारे मोतीलाल ओसवाल के एडवाइजर्स है वो हमें पर्सनलाइज कॉल देते हैं, यानी हमें कॉल करते हैं, ट्रेड बताते हैं, हमें उनको सिर्फ यस या नो करना है। अब चाहे तो वो भी आपके बिहाफ पे ट्रेड कर सकते हैं या फिर वो आपको कॉल दे देंगे एंड आप अपने एंड से आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। रिटर्न उनका कॉल्स काफी अच्छा है, स्ट्राइक प्राइस उनका, स्ट्राइक जो रेट जो है वो भी बहुत अच्छा है। बस उसके लिए आपका मोतीलाल ओसवाल में अकाउंट होना कंपलसरी है। एंड अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो 1 लाख में जो भी स्क्रिप्ट आएंगे वो आपको सजेस्ट करेंगे। 10 लाख का है तो फिर जो बड़े स्क्रिप्ट होते हैं जैसे मेगा गोल्ड, मेगा सिल्वर, वैसा सजेस्ट करेंगे। और आप टेलर मेड भी बोल सकते हो, यानी आपको किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में ही सिर्फ ट्रेड करना है तो वो सिर्फ उसका भी कॉल देंगे और उसके साथ साथ आपको डेली रिसर्च रिपोर्ट्स, लेवल्स वो सब प्रोवाइड करते रहेंगे। सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ देयर। थैंक यू। जैसा कि कोई व्यक्ति जैसे उसको सिर्फ गोल्ड में इंटरेस्ट है, तो अगर उनको बोले कि नहीं नहीं मुझे बाकी कोई कॉल नहीं, मुझे सिर्फ गोल्ड के बारे में दीजिए, तो गोल्ड के बारे में ही आपको कॉल्स आएंगे, उसी के रिसर्च रिपोर्ट्स आपको आते रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा अच्छा है उन्होंने वो बनाया हुआ है। लेकिन ये सब चीज हम ब्रांच लेवल पे नहीं कर पाते, क्योंकि सिर्फ जिस प्रकार से हम ये बात करें 5 साल 10 साल 2 साल, कमोडिटीज में वो नहीं चलता ना, वो तो हर रोज नया नया उसमें फैक्टर्स आता है। इसलिए ब्रांच लेवल, हाँ, तो इसलिए ब्रांच लेवल पे हम लोग अवॉइड करते, हमारा भी स्टडी करते रहते हैं हम लोग, बट हमारा स्टडी उतना डीप नहीं रहता है कि हम आपको डेली आप ये करें। बट वो जो फैसिलिटी है वो बहुत बढ़िया है। मैं इससे पहले बोला सर, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं, इट्स ओके ना, नहीं हमारा इट्स अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। लेकिन जैसे वो अभी करेंसी है, अभी करेंसी हम हमारे ब्रांच लेवल पे करा रहे हैं, तनय अग्रवाल पूरा देखता है करेंसी में। हो सकता है कि अपन बहुत जल्दी एक आधा कोई आपको ये देवे, हमने पहले भी किया था, काफी हमको प्रॉफिट भी हुआ, बाद में एक मेजर तकलीफ आने के कारण उस समय लॉस भी किया हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ने। लेकिन जिस प्रकार का करेंसी का सेटअप है, हम थोड़ा अगर सही ढंग से प्लानिंग से करें तो करेंसी में बहुत पैसा है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट और अच्छा रिटर्न है। एक आधा सेमिनार उस पर भी रख सकते हैं अपन। चलो, वी हैव विलास दाभडे। विलास सर को अनम्यूट किया है। विलास सर बोला। गुड मॉर्निंग सर. येस सर, गुड मॉर्निंग, बोला सर. मी आता पूर्ण ऐकलं, आपले सगळे स्टॉक वगैरे पाहिले, पण ते फार्मास्युटिकल काय दिसत नाही. नाही, मी पहिल्या एवढाच विषय आहे ना आपला. नाही, मी पहिला जो आपला प्रेझेंटेशन झाला होता त्याच्यातच सांगितलं होतं की लॉंग टर्मला फार्मा आम्ही आता देत नाहीये. हा जो पोर्टफोलिओ आहे लॉंग टर्मला आहे. लॉंग टर्मला म्हणण्यापेक्षा की घेऊन आपण विसरून जाऊ शकतो, म्हणजे 2-5 वर्ष जरी आपण काय त्याला बघितलं नाही तरी आपल्याला काय घाबरायचं काम नाही, असा हा पोर्टफोलिओ बनवलेला आहे. फार्माचा प्रॉब्लेम काय आहे की त्याच्यात कुठल्याही स्टॉकचं म्हणजे चांगले आहेत नो डाऊट, पण आताचा जो पिरियड चालू आहे कुठल्या फार्मा कंपनीचं स्टॉक एकदम वाढेल, कुठल्याला नेगेटिव्ह न्यूज येईल हे सांगता येत नाही. अमेरिकेचा एखादा ड्रग ऑडिट आला की कुठलाही स्टॉक एकदम 5-10%, 20% पडतो. त्यामुळं आम्ही फार्मा याच्यात घेतलेले नाहीये. पण ट्रेडिंग पर्पजला समजा आपल्याला पाहिजे असेल तर फार्माच्या खूप चांगल्या कंपन्या आहेत. पुढच्या काळात फक्त काय होणार आहे, आता हे जसं आता कोरोनाचं, आता आपण मी त्यावेळेस पण समजून सांगितलं होतं, कुठल्या कंपनीला ब्रेक मिळणार हे आज सांगणं अवघड आहे. ज्या कंपनीला मोठा ब्रेक मिळेल तो वाढेल, बाकीचे एकदम पडणार आहे. तर म्हणून आम्ही आपल्या या पोर्टफोलिओमध्ये एकही फार्मा कंपनी ठेवलेली नाही. आणि मी पहिल्या प्रेझेंटेशन मध्येच हे सांगितलं होतं की आम्ही फार्मा कंपनी कुठली घेत नाही, लॉंग टर्मला घेत नाहीये. ट्रेडिंगला नक्की आपण घेऊ शकतो. अँड जर ज्या लोकांनी पहिले 3 रेकॉर्डिंग्स मिस केले आहेत त्यांना मी ग्रुपवर परत एकदा रेकॉर्डिंगची लिंक पाठवून देतो. एक फक्त जोडतो त्याच्यात तुम्हाला की समजा फार्माचा कुणी समजा थोडा पॉझिटिव्ह आहे ना, तर तुम्ही म्युच्युअल फंड जे आहे, फार्मा फंड जे असतात
त्याच्यात थोडंफार पैसे टाकायला हरकत नाही. त्याच्यात फायदा काय होईल की आपण पूर्ण बास्केटमध्ये पैसे टाकतोय, तर त्यातला कुठल्या जरी फार्मा कंपनी वाढत असेल तर तो चांगला रिटर्न देऊ शकतो. पण तरी वी आर नॉट व्हेरी बुलिश. हा बोला. असं सेपरेट म्युच्युअल फंड आहे? हा म्युच्युअल फंड आहे ना, फक्त ते फार्माच्या स्टॉक मध्येच इन्व्हेस्ट केला जातो. तर अशा फंड मध्ये आपण पैसे थोडासा टाकून ठेवू शकतो. इफ यू आर व्हेरी बुलिश, वी आर नॉट बुलिश. म्हणजे मला विचारलं तर मी नाही, कारण आपल्याकडे भरपूर दुसरे स्टॉक आहे ज्याच्यात आपण सेफली पैसे टाकू शकतो, तर कशाला फार्मामध्ये टाकायचं असा माझा आहे. पण समजा कुणी असेल नाही हरकत नाही, मला थोडा फार्मामध्ये पण इन्व्हेस्ट करायचा आहे, एक 10-20-50 हजार रुपये तुम्ही त्या फंड मध्ये टाकू शकता. तुमचा पैसा तो डिवाइड होऊन जाईल त्याच्यात. We have one more hand raised from Amay Kulkarni. हाँ बोलिए ना भाई. अनम्यूट किया है उनको. जी सर, मैं अभी जस्ट किसी ने पूछा कमोडिटी मार्केट के बारे में भी, तो मैं भी उसमें इन्वेस्ट करता हूँ. राइट. तो अभी तो बहुत मोमेंटम चालू है, राइट? हाँ बोलिए. हेलो. हाँ यस. जी सर, तो उसमें मोमेंटम काफी अच्छा चालू है. तो मैं ये पूछना चाहता था सर, मैं अभी जीरोधा से कर रहा हूँ, अगर मैं मोतीलाल में ओपन करता हूँ तो कुछ फायदा होगा अलग से? आपकी तरफ से कुछ रिकमेंडेशन आएगा ऐसा? नहीं, जैसा भी तने जी ने आपको एक्सप्लेन किया कि जीरोधा का सिस्टम मुझे नहीं मालूम क्या है. मोतीलाल में जैसा उन्होंने बताया कि एक सेपरेट डेस्क बनाया हुआ है विच इज स्पेशलाइज्ड इन कमोडिटी. वो कमोडिटी का ही रिसर्च करते हैं, कमोडिटी का ही जो भी कॉल्स हैं वो आप जनरेट करते हैं, क्लाइंट को भेजते हैं. अगर हम उनके साथ जुड़ जाते हैं तो पर्सनलाइज उनके फोन भी आएंगे आपको हर कॉल के लिए. भाई जैसा अब आपने डिसाइड कर लिया भाई मुझे सिर्फ गोल्ड और सिल्वर करना है, तो गोल्ड सिल्वर का जो भी कॉल्स आएगा तो आपको उनके कॉल्स आएंगे कि गोल्ड बाय करने को बोला है, सेल करने को बोला है. अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो उनका फोन आएगा, भाई स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है कि आप इसमें एग्जिट कीजिए. अब जीरोधा में ये सर्विस मिलती है कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर आपको ये इस तरह की सर्विस मिलेगी आपको. लेकिन जैसे आपने बताया कि मैं कमोडिटी में इन्वेस्ट करता हूँ, तो कमोडिटी में हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वी आर ओनली ट्रेडिंग. ये कमोडिटी इन्वेस्ट बोलना तो एक अलग चीज है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड या सिल्वर लेके रख रहे हो, एक अलग चीज है. लेकिन एमसीएक्स में जो भी हम कर रहे हैं दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट, दैट इज ट्रेडिंग पार्ट. हाँ ठीक है. लेकिन आपको इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हैं. वैसे कॉल्स हमारे पास भी आते रहते हैं, हम लोग भी कुछ कॉल्स तो हम फॉरवर्ड भी करते हैं आपको. लेकिन अगर आप रेगुलर ट्रैक करना चाहे तो आप तने से कोऑर्डिनेट कीजिए, तो आप कुछ दिन आप उनके कॉल्स देख सकते हैं कि क्या कॉल्स आ रहे हैं, कितना वो सक्सेस हो रहा है, क्या हो रहा है. लेकिन जो हमारा ध्यान में है कि एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है उसमें. ओके, थैंक यू. We have one hand raised from Preeti ji. हेलो सर, हाँ बोलिए. मुझे ये पूछना था कि अभी मैं एजिंग 31 इयर्स और मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए मतलब अराउंड 55 एज तक आई विल वर्क और सो, और फिर उसके बाद रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए मुझे पूरा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है. सो इतना पोटेंशियल है कि अभी मेरे एज के हिसाब से, इतने टाइम स्पेन के हिसाब से अराउंड 20-25 इयर्स? नहीं, पोटेंशियल मतलब क्या है, शेयर मार्केट तो बढ़ता ही जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है. शेयर मार्केट में हाँ मतलब अगर आप उस पे रिलाई कर सकते हैं क्या रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए? बड़ा सा पोर्शन से स्टॉक मार्केट से ही वो वेल्थ जनरेशन करके वो फिर रिटायरमेंट के लिए यूज करेंगे, ऐसे अप्रोच रख सकते हैं क्या? हाँ नहीं, उसके दो आपको आंसर्स देता हूँ. फर्स्ट थिंग इज शेयर मार्केट तो बढ़ते ही जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. क्योंकि इकोनॉमिक जैसे अगर हम ऐसा समझ रहे हैं कि अभी 8 to 10% हमारा ग्रोथ है, इकोनॉमी का ग्रोथ है एनुअलाइज. आने वाले सालों में 10-15 साल तक तो भी ये ग्रोथ कुछ कम होगा नहीं. उसके बाद में भी ग्रोथ कम होगा कि क्या होगा कि 6%, 7%, 8% के रेंज में रहेगा. तो इकोनॉमी अगर 6%, 7% या 10% है तो हमारा शेयर मार्केट उससे 50% ज्यादा ग्रो करेगा ही करेगा, मतलब और 15% के करीब. दिस इज द बेस्ट फर्स्ट थिंग कि भाई अगर कुछ भी हो जाए, कल को कोई भी गवर्नमेंट आए, कल को कुछ भी होगा, तो भी इतना ग्रोथ तो हमारा देश देने ही वाला है, हमारा मार्केट देने वाला है. दिस इज फर्स्ट थिंग. ओके. दूसरा चीज ये है कि इतना पैसा और कौन सा इन्वेस्टमेंट दे रहा है आपको. जब भी हम स्टडी करते हैं तो हमको दोनों चीज देखनी है ना, कि अगर इतना रिटर्न सेफली और लिक्विडिटी के साथ में. लिक्विडिटी मतलब क्या है, आपका अगर 1 करोड़ का भी माल है तो आप 1 सेकंड में माल बेच सकते हैं, आपको तीसरे दिन पैसा मिलेगा. अगर आपके पास जगह है, आपके पास फ्लैट है, तो अपन 2 दिन में पैसा उसका रिलीज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. आपके पास 1 करोड़ का गोल्ड पड़ा है तो आप जाके बेचने को जाएंगे तो खरीदने का रेट होगा समझो 50,000 रुपए, बेचने का बोलेगा कि 49,000 में या 49,200 में लूंगा. तो एक मेजर लॉस है.
तो इस प्रकार से जितना लिक्विडिटी और जितना सेफ इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में है वो कहीं भी नहीं मिलेगा। ये हो गया पहला उसका आंसर। सेकंड ये आंसर ये है कि अगर हम जो ये पोर्टफोलियो बना रहे हैं, या देखा है हमने 25% एनुअलाइज ग्रोथ दिया है, आप एकदम एक्सट्रीम में जाएंगे कि चलो मार्केट ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा होगा नहीं, लेकिन तो भी 20% से नीचे ग्रोथ नहीं मिलेगा। 20% ग्रोथ इज वेरी हाई ना। 20 आप समझो कि 7-8% में अगर आप एफडी में रख रहे हैं तो वो जो ग्रोथ 1 करोड़ होने वाला है, इसमें आपको 10 करोड़ का ग्रोथ मिलेगा, मतलब 10 टाइम्स। अगर आप 20 साल 30 साल आप तो बहुत एकदम पीक पीरियड में 31 ईयर्स की एज में अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं रिटायरमेंट प्लानिंग का, तो आपके पास बहुत लंबा पीरियड है। इस लंबे पीरियड में आपका पैसा कई कई गुना हो जाएगा। मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे सामने कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन आप समझो कि 30 से 40% टाइम्स का ग्रोथ आपके पास हो सकता है। मतलब मार्केट पिछले 30 साल में 100 टाइम्स बढ़ा है, तो आप अगले 30 साल की बात कर रहे हैं, तो अब कम से कम 50 गुना तो आपका पैसा आराम से हो सकता है। तो ये हो गया। एंड फाइनली मैं ये बोलता हूँ कि हम एक जनरली हमने हमेशा बोला है 100 माइनस योर एज, दैट इज द अमाउंट यू शुड इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। मतलब आज आप 30 साल के हो लगभग, तो 100 माइनस 30 मतलब 70% पैसा आप इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में कीजिए, 30% पैसा आप दूसरे किसी में इन्वेस्ट कीजिए, भले कुछ एफडी में होगा, कुछ गोल्ड में होगा, कुछ प्रॉपर्टी में होगा। तो इस प्रकार से आपका एक बैलेंस पोर्टफोलियो बन जाएगा। ओके और एक क्वेश्चन था सर मुझे कि अब फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास 1 लाख रुपए है फॉर एग्जांपल, और फिर मुझे उससे ऐसे चाहिए कि कहीं तो इन्वेस्ट करना है, सो इट विल ग्रो इन 10 इयर्स और सो। राइट। रियल इस्टेट में कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब कुछ शॉप या कुछ घर या कुछ ऐसे, मतलब 1 लाख बहुत कम अमाउंट है, आई एम जस्ट एज्यूमिंग एक्स अमाउंट आई हैव, एंड विद दैट आई कैन टेक होम आल्सो बट विथ ईएमआई, बट आई वांट टू इन्वेस्ट इन इट स्टॉक आल्सो, तो क्या बेटर रहेगा? नहीं देखो, अभी अगर आप होम एंड ऑल, बट सिर्फ रिटर्न आ जाए उससे, या फिर कुछ रेगुलर इनकम शुरू हो जाए लाइक रेंट और सो। नहीं, जैसे आपके प्रश्न में आपका आंसर है 1 लाख रुपए में आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते। कोई छोटी मतलब 10 लाख में भी नहीं मिल सकता आज के तारीख में, तो 10-20 लाख रुपए में कुछ नहीं आता। तो इसलिए आज तो आपको सोचना नहीं चाहिए। जैसे जैसे आपका ये सेविंग्स बढ़ेगा, तो उस समय जब आप 30% 40% शेयर मार्केट के अलावा इन्वेस्ट करने का सोचेंगे, उस समय आप डाल सकते हैं। उल्टा आज क्या होगा, आज आपको ईएमआई का बर्डन आपके ऊपर आ जाएगा, तो जो आप सेविंग करना चाहते हैं वो सेविंग भी आपकी रुक जाएगी। तो दिस इज नॉट द पीरियड वेयर यू शुड थिंक ऑफ रियल इस्टेट। रियल इस्टेट कब है, जब आपके पास एक सब्सटेंशियल अमाउंट हो जाए, भाई 50-60% आपका खुद का पैसा होगा, तब आप सोच सकते हो। अभी आप आज के तारीख में आपको नहीं सोचना चाहिए। आएगा धीरे धीरे, जैसा आपका ग्रो होगा उस समय आप जरूर आपको रियल एस्टेट में भी पैसा लगाना ही चाहिए। थैंक यू सर। आप एक म्यूचुअल फंड एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपके पास लंबा पीरियड है, छोटे अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हो। एक शिल्पी गुप्ता जी का क्वेश्चन है, मैंने उनको अनम्यूट किया है। यस सर, मेरा भी क्वेश्चन रियल एस्टेट पे था कि अभी अगर आप लास्ट 1 या 2 या 3 ईयर से देखें, तो अभी मैं सिर्फ 2 सिटीज लेता हूँ, पुणे एंड बैंगलोर। यहाँ पे उतना ग्रोथ नहीं है फ्लैट्स के प्राइजेस में। फिर भी आपके ये गोदरेज प्रॉपर्टीज एंड जो डीएलएफ जो मेजर प्लेयर्स हैं, शोभा, प्रेस्टीज, ये सब मतलब ऑलमोस्ट लाइक 20-30% ऊपर भाग गए हैं, ज्यादा ही भाग गए हैं। तो इसका क्या रीजन है? अगर उनका जो मेन जो प्रोडक्ट है अगर वही सेल नहीं हो रहा है, तो स्टॉक्स क्यों इतने ऊपर भाग रहे हैं? बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, और मैं इसका बहुत अच्छे से आंसर दे सकता हूँ, क्योंकि हम लोग रियल एस्टेट के जो चैनल पार्टनर भी हैं बहुत सारे कंपनियों के साथ में, और पर्टिकुलरली गोदरेज का हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हमारा जो ग्रुप है वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। अभी 2 चीज है, रियल एस्टेट का जो मंदी का जो पीरियड है वो खत्म होने को आया है, ऐसा आप समझ लीजिए। बहुत ज्यादा समय अभी मंदी नहीं रहेगी। जो उसका साइकिल है वो साइकिल डाउनवर्ड साइकिल अभी खत्म होने को आया है, और बहुत जल्दी सेल्स चालू होंगे। बूम पीरियड आने को हो सकता है और 2 साल लग जाए। ये तो पहला रीजन है कि बढ़ रहा है। और सेकंड रीजन ये है कि अभी हम जब पुणे में देख रहे हैं, छोटा जो बिल्डर है उसके प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं, उसका माल नहीं बिक रहा है, लेकिन गोदरेज या जैसा भी आज शाहपुर जी ने पुणे में लॉन्च किया है 100 एकर्स में, 100 एकर्स भी नहीं, आई थिंक 1000 एकड़ में वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उसने। और हम वहां जा रहे हैं तो रोज कम से कम 500 से 1000 इंक्वायरीज वहां पर हैं, लोग लाइन लगा के खड़े हुए उधर। ठीक है, कितना सेल हो रहा नहीं हो रहा हमें नहीं पता। तो क्या हो रहा है कि जो बड़े ब्रांड्स हैं
उनका माल बिक रहा है, क्योंकि वो अभी नेक्स्ट 3 साल के बाद पोजीशन मिलेगा या 2.5 साल के बाद मिलेगा या 4 साल के बाद मिलेगा, और बहुत सारे उन्होंने स्कीम दिए हैं कि अभी सिर्फ 10% भरो, 90% बाद में होगा। इस वजह से ये जो ब्रांडेड जो स्टॉक्स हैं वो बढ़ रहे हैं, और वैसे भी रियल एस्टेट में मंदी बहुत ज्यादा समय नहीं रहेगी अभी। मैं स्टॉक मार्केट के प्रीव्यू से बोल रहा हूँ, रियल एस्टेट का मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। यस, अशोक पाटिल जी। अशोक जी को अनम्यूट किया है। हाँ तनय जी, यस सर, बोलिए बोलिए सर। वो एक रोबो कंट्रोल मैनेजमेंट करके एक आपके पास था ना लास्ट टाइम, कुछ उसका जो अमाउंट था वो 6 लाख था मिनिमम, कुछ अभी उन्होंने कुछ रिड्यूस किया, ऐसा कुछ है क्या उसमें? सर कौन से पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं? रोबोटिक सर रोबोटिक में 3 टाइप के पोर्टफोलियो है, एक 2.5 लाख का है, एक 5 लाख का है और एक 10 लाख का भी लॉन्च हुआ है। 1 लाख वाला पोर्टफोलियो है जिसका लास्ट डेट मंडे को है। मंडे के बाद जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख है वो बढ़ के 2.5 लाख हो जाएगी। तो अगर आपको 1 लाख से भी शुरू करना है तो आप मंडे इज द लास्ट डेट, दैट इज टुमारो। रोबोटिक ने वैसे बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। जो लोग अगर डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए समझो नहीं जमता है तो आप रोबोटिक में जरूर पैसा लगा सकते हो। सर एवरेज रिटर्न कितना रहेगा उसका, एक अप्रॉक्स है अपने पास कोई रिकॉर्ड? एक्चुअली सर उसका रिटर्न मैं आपको एक रफली बता देता हूँ। वो लोग अल्फा पे काम करते हैं, तो बेसिकली जो अपना मार्केट रेट जितना रिटर्न दे रहा है उससे 5 से 8% वो लोग एक्स्ट्रा देते हैं। यानी फॉर एग्जांपल निफ्टी सेंसेक्स आपको 10 से 12% दे रहा है तो ये आपको 17% 18% देगा। ऑन द अदर हैंड जब निफ्टी अगर 10% गिरता है तो ये पोर्टफोलियो सिर्फ 4 या 5% ही गिरेगा। तो दोनों भी साइड में ये मार्केट को 4-5% से या 6% से बीट करता है। आपको ध्यान में आ गया होगा अशोक जी, क्या होता है कि रिटर्न आखिर कोई बेस तो चाहिए, तो बेस है मार्केट सेंसेक्स, मतलब सेंसेक्स या निफ्टी। उससे अगर ज्यादा हमको रिटर्न मिल रहा है तो वो जो भी पोर्टफोलियो वो अच्छा है, ऐसा समझते हैं ना। कि अगर मार्केट 10% बढ़ रहा है या मार्केट 50%, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, पिछले 1 साल में मार्केट लगभग 70-80% बढ़ा है। हमारा पोर्टफोलियो 120% बढ़ा था, 122% बढ़ा था जो हमने लास्ट ईयर दिया। अगर वो पोर्टफोलियो 60% ही रिटर्न देता तो क्या फायदा ना उसका। मार्केट से अगर एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है तो वो पोर्टफोलियो काम का है। तो उसी तरह रोबोटिक में जनरली वो 50, 60, 70% ज्यादा रिटर्न देने का क्षमता रखता है। I think you are convinced. So there are no more questions. बस चैट बॉक्स में भी जो कोई क्वेश्चंस कुछ स्टॉक्स के नाम अलग अलग मुझे इसमें दिए गए थे, मैंने वो काफी नोट कर लिए हैं। आने वाले कुछ दिनों में हम उसको आपको उसका जो टेक्निकल स्टडी है वो करके जरूर हम ग्रुप में डालेंगे, आपको भेजेंगे। अगेन सी डिसीजन लेना नहीं लेना आपके ऊपर है, लेकिन कोई भी अच्छी जानकारी लेने के बाद में अगर हम उसको उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। मैं हर बार ये बोलता हूँ कि अपने को कितनी भी दूर जाना हो, अगर हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो पहुंचेंगे कैसे। हो सकता है कि हमारा सफर, जैसा भी हम बात कर रहे थे प्रीति से, तो उन्होंने बताया कि 31 इयर्स की एज है और वो आज ही वो जाना, मतलब वो स्टार्ट करना चाहती है। तो ये सबसे बढ़िया चीज है, क्योंकि नहीं तो हम 10 साल 20 साल तक हम ऐसे टाइम निकाल देते हैं, डिसीजन ही नहीं लेते। जब डिसीजन ही नहीं लेंगे तो आगे पहुंचेंगे कैसा। तो सो दिस इज द राइट टाइम। जो भी पीरियड में यू हैव टू बी कन्विंस। अगर हम कन्विंस नहीं है तो एक अलग चीज है, लेकिन है तो भले छोटे से शुरू करो। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा उस तरह से हम उसको बढ़ा सकते हैं। अगेन मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पोर्टफोलियो है ये आपको लॉन्ग टर्म बहुत बढ़िया वेल्थ मैनेजमेंट, वेल्थ क्रिएशन के लिए काम आएगा। और जहाँ भी आपको कहीं डाउट है, ऑलवेज वी आर देयर। इसमें जो भी चेंजेस आएंगे हम आपको रेगुलर बेसिस पे हम आपको बताएंगे। ये भी जो जानकारी है मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि आप तक मत रखिए, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे, जो आपके रिलेटिव्स होंगे, जिनको इंटरेस्ट है, जिनको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट नहीं उनको मत दीजिए, लेकिन जिनको सच में शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, जो थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, या जिनको लॉन्ग टर्म फंड्स वेल्थ क्रिएशन करने का जो अगर उनकी इच्छा है तो जरूर शेयर कीजिए। और वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट। कुछ और डिटेल्स हम इस पोर्टफोलियो के बारे में धीरे धीरे आपको बताएंगे। हमारे आज इच्छा ये थी कि एक बार ये पूरा 30 स्टॉक आपके सामने आ जाए, क्योंकि कई लोगों का हमको बार बार फोन आ रहा था कि हमको पूरा पोर्टफोलियो रेडी करना है, समय हमारे पास नहीं मिल पा रहा था। इसलिए हमने एक बार अभी पूरा पोर्टफोलियो आपके सामने रख दिया है कि इसकी लिस्ट तने आपको ग्रुप में शेयर। तने आपने निकाला रिटर्न? या
अभी पिछले एक महीने में उसने 4.05% का एवरेज रिटर्न दिया है, 4% लगभग, मतलब 25 दिन। ये जो हमने पोर्टफोलियो बनाया था 31 मार्च को, मतलब 1 जून को हमने बनाया था, तो आज परसों 25 तारीख के हिसाब से 4% का रिटर्न एक महीने के अंदर में अपने को मिला है। तो इसमें सबसे ज्यादा रिटर्न टाटा कंज्यूमर ने दिया है। जब हमने रिकमेंड किया था 663 पे, फ्राइडे क्लोजिंग है 757, विच इज 14% रिटर्न। ओके, सेकंड माइनस में है कोई? माइनस में सिर्फ एक ही है, हैवेल्स, जो पिछले महीने 1000 था और आज 1030 था और परसों 999 पे क्लोज हुआ है, हार्डली 30 रुपीज नीचे। ओके, मेजर नहीं है। ओके, सो जनरली जैसे हमने बताया कि ठीक है 4% तो बहुत बढ़िया ग्रोथ है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं बार बार कि अब 20 से 25%, 30% आपको एनुअलाइज ग्रोथ के लिए पोर्टफोलियो है, तो मुझे हमको पूरी उम्मीद है कि उस तरह से ये जाएगा। सो थैंक यू, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी हमको सपोर्ट किया है। मैं फिर से बता दूं कि हमारा कहीं भी ऐसा पर्पस नहीं है कि ये पैसा हमारे पास आना चाहिए। आप जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हो, जहां भी आपका पोर्टफोलियो है या जहां भी आपका अकाउंट है, आप डिसीजन लीजिए और वहां पर उसको स्टार्ट कीजिए। कहीं ना कहीं आपको डिसीजन जरूर लेना चाहिए। इसी प्रकार से और मैंने बताया कि एक इनिशियल स्टेजेस पे अगर हम आइडेंटिफाई करें स्टॉक को, एक वो पोर्टफोलियो हम बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के बाद में हम वो एक पोर्टफोलियो आपको देंगे जिसमें कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो बिल्कुल एकदम इनिशियल पीरियड में अगर हम कैच कर सकें, तो हो सकता है कि हमको एक 5 साल 10 साल के बाद उसमें से कुछ स्टॉक मल्टी बैगर हो सकते हैं। तो हम उसके भी हमारा रिसर्च कर रहे हैं, वो भी पोर्टफोलियो आपके पास लेके आएंगे। पीरियडिकली जो भी आपके कुछ डाउट्स होंगे, कभी भी कोई आपके सुझाव है या कुछ आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें भेजिए। तने इज ऑलवेज देयर 24 आवर्स, वो आपके साथ में है, और जहाँ भी मेरी जरूरत है आई विल बी विद यू। थैंक यू वेरी मच, और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कीजिए, अच्छा रिटर्न लीजिए, ऐसा ही मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। तने आप जितना जल्दी हो सके इसका रिकॉर्डिंग आप ग्रुप में डाल दीजिए, और म्यूचुअल फंड का लिस्ट भी डाल दीजिए। श्योर। चलो, ग्रेट। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन।